अध्याय 161 स्टार जुआन वू अकादमी। यांग शियू ने किन युन की ओर देखा और एक हल्की सी आह भरी। तुम्हारे इतने शक्तिशाली दोस्त के साथ भविष्य में तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। वे तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे और मुझे भी अपने कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। गुरुजी, चिंता मत कीजिए, मैं जरूर एक बार फिर उठ खड़ा होऊंगा। किन युन उदासीनता से मुस्कुराया। भी ने देखा कि उसे इस बात से कोई तकलीफ नहीं हुई कि उसका आंतरिक युवान फूट पड़ा था। यह अजीब था कि वह कितना आशावादी था, क्योंकि चाहे कोई भी हो, ऐसी स्थिति का सामना करने पर वे निश्चित रूप से मुस्कुरा नहीं पाएंगे। झुओ चुवान नीचे आया और बोला, किन युन, अगर भविष्य में तुम्हें स्टार जुआन वू अकादमी से निकाल दिया जाए तो मेरे दिव्य शिलालेख महल में आ जाना। तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे तुम हमारे दिव्य शिलालेख महल के एक महान गुरु बन सकते हो। तुम शिलालेख के ज्ञान को जारी रख सकते हो और एक शिलालेख गुरु बन सकते हो। किन युन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसकी चोटें पहले से काफी बेहतर हो गई थीं और उसके पेट का बड़ा छेद भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। गहरे पीले रंग की मेरिडियन की वजह से उसकी सेल्फ रिकवरी की गति बहुत तेज थी। सभी को याद आया कि किन युन ने कई उच्च स्तरीय स्पिरिट मार्क्स में महारत हासिल कर ली थी। बस यही एक बिंदु उसे भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेगा। जियाओ यांगलोंग के शांत होने के बाद उसके चेहरे पर बेहिसाब ठंडक छा गई। उसे जी वुफेंग और किन युन से बेहद नफरत थी, क्योंकि उसके बेहतरीन माथत असल में मारे जा चुके थे। वह किन युन के पास गया और एक स्टोरेज ब्रेसलेट निकाला। उसे किन युन की ओर फेंकते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम जैसे घटिया भविष्य में यू मेई के बारे में मत सोचना। तुम उसके लायक नहीं हो। ये टूटा हुआ ब्रेसलेट तुम थाम सकते हो। किन युन ने जियाओ यूमेई को एक ब्रेसलेट दिया था जिसे संभाल कर रखना था। ये बेहद कीमती कहा जा सकता है, लेकिन ये जियाओ यांगलोंग के हाथों में था। तुमने उससे कंगन क्यों छीन लिया? किन युन ने कंगन पकड़ लिया और ठंडे स्वर में पूछा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अपनी प्रतिभा के साथ उसकी शादी अच्छे से हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब जब तुमने उसे बर्बाद कर दिया है तो क्या तुम्हें पता है कि हमारे तियान जियाओ साम्राज्य का कितना भारी नुकसान हुआ है? जियाओ यांगलोंग ने गुस्से से कहा। फिर यांग शियू की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तुम मेरी मंगेतर हो। यांग शियुए का चेहरा काला पड़ गया। वह उठ खड़ा हुआ और इस जगह से उड़ गया। किन युन और भी अधिक क्रोधित हो गया। कौन नहीं जानता था कि यांग शियू को जियाओ यांगलोंग बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वह पहले किन युन के साथ थी तो उसके हाव भाव बहुत कोमल थे, लेकिन जब वह जियाओ यांगलोंग के साथ थी तो हमेशा ठंडे हो जाते थे। हम्फ, जियो यांगलोंग ने सूंघा और उड़ भी गया। गुओ चेंग पास आया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, किन युन, जियाओ यांगलोंग से लड़ने की सोचना भी मत। वह न सिर्फ तियान शुआन मार्शल स्कूल का मानद प्रिंसिपल है, बल्कि तियान शियुआ साम्राज्य का युवराज भी है और स्टार पैलेस के पश्चिमी महल का मुख्य शिष्य, भविष्य का महल स्वामी भी है। और तुम बस कुछ उच्च श्रेणी के स्पिरिट मार्क्स रखते हो। तुम्हारे अंदर तो अपने अंदर का युआन या मार्शल स्पिरिट भी नहीं है। हा हा हा। यान के ड्यूक पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, किन युन, लगभग 3-4 महीनों में युवराज और शियाओ युएलन के बीच सगाई की रस्म शुरू हो जाएगी। तुम जरूर वहां जाकर अपनी भौहें चढ़ाना चाहते थे, लेकिन अब तुम उस दौर में वापस पहुंच गए हो। तुम अब भी वही दरिद्र राजकुमार हो जिसकी आत्मा की नस मैंने चूस ली थी। किन युन ने उदासीनता से उसे देखा और उनके द्वारा उसका मजाक उड़ाने का इंतजार किया। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मुझमें भी उच्च श्रेणी के आत्मिक चिन्ह हैं, लेकिन आपका पोता यान किंगयू कहाँ है? वह अभी तक नहीं उठा है ना? हाँ, आपकी प्यारी पोती यान यून कहाँ है? वह मर चुकी है। आपके जीवित वंशजों में से कोई भी प्रतिभाशाली नहीं है, तो फिर आप इतना घमंड क्यों कर रहे हैं? यान के ड्यूक की कमजोरी पर वार किया गया। वह गुस्से से भरा चेहरा लेकर तुरंत वहां से चला गया। लाइट पैटर्न इक्विपमेंट पहने किन युन को बहुत अच्छा लग रहा था। उसका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन वह खड़ा हो पा रहा था। इससे कई लोग मन ही मन हैरान हो गए। जिस व्यक्ति ने अभी अभी अपने अंदर का युआन खोया था, वह असल में ऐसे चल फिर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। और तो और उसके चेहरे पर उदासी का जरा भी नामोनिशान नहीं था। यह आशावाद सचमुच सराहनीय था। जी वुफेंग ने अपनी मूल तलवार छोड़ने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च की थी और उसके पैर भी थोड़े कमजोर लग रहे थे। अगर हो जिंगफेंग ने उसके अंदर आंतरिक क्यूई का इंजेक्शन न लगाया होता तो वह पहले ही बेहोश हो चुका होता। हो जिंगफेंग ने कहा, आप सभी परीक्षा में पास हो गए हैं। हम आपका हमारी स्टार जुआन वू अकादमी में स्वागत करते हैं। ट्यूशन फीस 1 साल में 10 लाख क्रिस्टल सिक्के हैं। मैं आपको पहले 1 साल का कर्ज दे सकता हूँ। यह इतना महंगा है, क्या यह इसके लायक है? हो जिंगफेंग मुस्कुराया, यह निश्चित रूप से इसके लायक होगा। एक बार प्रवेश करने के बाद आपको पता चल जाएगा। उदाहरण के लिए, हर महीने भत्ते मिलते हैं जिनसे आप क्यूई गैदरिंग फॉर्मेशन में प्रवेश कर सकते हैं और कई ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जो बाहर नहीं मिल सकती। इसके अलावा एक गुरु का मार्गदर्शन भी है जो आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। लिंग शुआन वू अकादमी के लुओके ने उपहास करते हुए कहा, बूढ़े हो किन युन के ऐसी स्थिति में आने से क्या आप निराश हो रहे हैं? आप सचमुच बहुत उदार हैं। अगर मैं होता तो मैं ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। इससे हमारी अकादमी की प्रतिष्ठा पर ही असर पड़ता और मेरी प्रतिष्ठा पर भी दाग लगता। किन युन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या यान किंगयू आपकी लिंग शुआन वू अकादमी से है? क्या आप ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेंगे जिसे मैंने बुरी तरह पीटा है? लगता है लिन शुआन वू अकादमी पर बहुत सारे दाग हैं। ठीक है, उस तरह का प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति लिन शुआन वू मार्शल अकादमी में था? बिल्कुल नहीं,
है ना? लुओके को इतना गुस्सा आया कि उसकी नाक कांपने लगी। उसने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, तुमने एक असाधारण प्रतिभा को नष्ट करने का साहस किया। मैं इस ऋण को याद रखूंगा। यान किंगयू जैसे घटिया इंसान पर तुम इतने नाराज क्यों हो? तुम तो बहुत उदार हो। क्या तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा पर असर पड़ने का डर नहीं है? किन यून हंसा। लुओके इतना गुस्से में था कि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। फिर वह मुड़ा और चला गया। घाटी के भीतर के लोग धीरे धीरे तितर बितर हो गए। आज 3 रहस्यमय अकादमी का अंतिम परीक्षण भी चारों दिशाओं में फैल जाएगा। घाटी में खंडहर देखकर डीन बाई भावुक हो गए। आखिरकार वे कई सालों से यहीं रह रहे थे। आसमान पूरी तरह लाल था और जैसे ही 9 सूर्य पश्चिम से उतरे, सूर्यास्त की खूबसूरत चमक एक उदास रोशनी बिखेर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दिन के अंत में 3 मिस्ट्रीज अकादमी भी उदास हो गई हो। चलो चलें, मैं तुम्हें स्टार जुआन वू अकादमी ले चलूंगा। हो जिंगफेंग ने एक बड़ा कारवां निकाला। किन यून और उसके साथियों के उसमें सवार होने के बाद कार ऊपर उठी और लाल आकाश में स्टार जुआन वू अकादमी की ओर चल पड़ी। स्टार जुआन वू अकादमी किसी राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थित नहीं थी, लेकिन ये क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के पास थी। ये क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के पास मायरियत स्टार झील पर स्थित थी। मिरियत स्टार झील बेहद विशाल है। झील की सतह दर्पण जैसी दिखती थी। तारों से भरे रात के आकाश में दर्पण जैसी झील में तारों की रोशनी के छींटे भी दिखाई देते थे, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया था। असंख्य तारा झील के बीच में एक बहुत बड़ा द्वीप था। कहा जाता था कि उस पर कई शहर बसाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। स्टार जुआन वू अकादमी इसी द्वीप पर बनाई गई थी। स्टार जुआन वू अकादमी एक मोटी ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। अंदर का हिस्सा खूबसूरत था, मनमोहक दृश्य थे। वास्तुकला शास्त्रीय और सुरुचिपूर्ण थी। वहाँ कई बगीचे और मंडप थे और वातावरण सुहावना था। वहाँ विशाल इमारतें भी थीं जिनमें कई लोग रह सकते थे। उदाहरण के लिए गोल डोजो जिसमें हजारों लोग बैठ सकते थे। अंदर दर्शकों के लिए स्टैंड छतों की तरह थे और नीचे मार्शल आर्ट का अखाड़ा कुछ 100 मीटर चौड़ा था, जहाँ लोग अपने हाथ पैर और युद्ध कौशल का बेधड़क इस्तेमाल कर सकते थे। किन यून और उनके साथी प्रवेश द्वार पर पहचान पत्रों का लेन देन कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आंगन में देखा, वे उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। जी वुफेंग और अन्य लोगों को इस दरवाजे से प्रवेश करने से पहले 3 रहस्यमय यार्ड में कई वर्षों तक कष्ट सहना पड़ा था। अध्याय 162 तारा सूर्य खजाना वृक्ष। म्यू रोंग डैरन ने अपने हाथों को रगड़ा और उसकी आंखें चमक उठीं। स्टार जुआन वू अकादमी की सुंदर महिलाओं, आपका सुंदर और सुरुचिपूर्ण बड़ा भाई मुरोंग यहाँ है। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल यहाँ है। तुम्हें सावधान रहना होगा। निश्चित रूप से जिस क्षण उन्होंने मेंग फेई लिंग के बारे में बात की, म्यू रोंग दा रेन की अभिव्यक्ति बदल गई। हो जिंग फेंग उन्हें पश्चिम की ओर एक छोटी सी 3 मंजिला इमारत में ले गया। यह इमारत स्टार जुआन वू अकादमी के प्रवेश द्वार के सबसे नजदीक थी। पहली मंजिल पर एक छोटा सा स्वागत कक्ष था। इस हॉल में मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए शिक्षकों की व्यवस्था करता हूँ। हो जिंगफेंग ने निर्देश दिया। फिर वह छोटे हॉल से बाहर चला गया। किन यून और कंपनी हॉल में बैठे और चारों ओर देखा। जी वुफेंग ने कहा, ऐसा लगता है कि हम एक ही कक्षा में नहीं हैं। स्टार जुआन वू अकादमी निश्चित रूप से हमारे लिए उपयुक्त शिक्षकों की व्यवस्था करेगी। हुओ जोंग थोड़ा चिंतित हुआ और बोला, भाई यूं, तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ के शिक्षक तुम्हें नापसंद करेंगे। अगर वे तुम्हें नहीं चाहते तो मैं उनके साथ खिलवाड़ करूंगा। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी चिंता मत करो, मेरी हालत उतनी बुरी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। वैसे मेरी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी बहुत मजबूत है। उसने एक गोल हरा जेड पेंडेंट निकाला। यह वही अमर आत्मा जेड था जो यू काय लेकर आई थी। जब उसने यू काय का हाथ काटा तो उसने लापरवाही से उसे पकड़ लिया। बूढ़ी हुओ, यह आपकी पारिवारिक विरासत है। किन यून ने अमर आत्मा जेड का टुकड़ा हुओ जोंग की ओर फेंका। हुओ जोंग ने उसे लिया और उत्साह से अपने हाथों में थाम लिया। फिर उसने आह भरी, हालांकि यह हमारी पारिवारिक विरासत है, हम हुओ परिवार इस जेड के टुकड़े की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। हमें तो इसका उपयोग करना भी नहीं आता। भाई यूं, आप आदिम आत्मा की साधना कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए ये जेड का टुकड़ा आपका है। उसने अमर आत्मा जेड को किन यूं की ओर फेंक दिया और कहा, जब तक तुम किसी गद्दार के हाथों में नहीं पड़ोगे, मुझे विश्वास है कि तुम इस जेड का अच्छा उपयोग कर पाओगे। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। तुम्हें मेरे प्रति विनम्र नहीं होना चाहिए। जी वुफेंग और मुरोंग डैरेन ने किन यून को भी इसे स्वीकार करने की सलाह दी। किन यूं बस इसे स्वीकार कर सका। हुओ जोंग का धन्यवाद करने के बाद उसने पूछा, क्या अमर आत्मा जेड का कोई विशिष्ट उपयोग है। जियाओ यांगलोंग को इसकी बहुत परवाह है, लेकिन उसे लगता है कि जेड को सबसे बड़े भाई जी ने नष्ट कर दिया है। हुओ जोंग ने अपने गंजे सिर को छुआ। उसने एक पल सोचा और कहा, मेरे दादाजी ने कहा था कि आत्मा जेड का इस्तेमाल आप अपनी मूल आत्मा की साधना के बाद ही कर सकते हैं। मुझे इसका खास इस्तेमाल नहीं पता। संक्षेप में, ये साधना और मूल आत्मा दोनों के लिए फायदेमंद होगा। किन यून ने इसका अध्ययन करने के लिए भी समय निकालने की योजना बनाई। हो शिंगफेंग 2 बुजुर्गों को अंदर ले गया। उनमें से एक को किन यून पहचानता था। वह था डू गुई। शी वुफेंग, अब से तुम मेरे शिष्य बनोगे, मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। हो जिंगफेंग ने कहा। वह उप प्राचार्य थे और मार्शल दाओ क्षेत्र में भी थे। उन्होंने तलवारबाजी का भी अध्ययन किया था और जी वुफेंग का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत उपयुक्त थे। जी वुफेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, नमस्ते शिक्षक हो शिंगफेंग संतोष से मुस्कुराया। जी वुफेंग एक तलवार साधक था। वह न तो घमंडी था, न ही अभिमानी, और न ही वह कई प्रतिभाशाली लोगों जितना घमंडी था।
उसने घनी दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, ये कांग हू है, गुरु कांग। वह आत्मिक जानवरों में माहिर है। हुओ जोंग, चूंकि तुम्हारे अंदर स्वर्ण बैल की युद्ध आत्मा है, इसलिए उसका अनुसरण करो। हाँ, म्यू रोंग डेरेन भी है। जैसे ही हो जिंगफेग ने ये नाम पुकारा, उसे लगा कि यह अजीब है। वह सिर्फ एक उप प्रधानाचार्य था, फिर भी वह एक युवक को भगवान कहना चाहता था। वह मन ही मन इस बदमाश के नाम से घृणा करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने आगे कहा, बस टीचर कान की बात मान लो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट क्या है, लेकिन मुझे एक जानवर की मार्शल स्पिरिट की आभा का एहसास हो रहा है। तुम्हारी मार्शल स्पिरिट एक जानवर की मार्शल स्पिरिट होनी चाहिए, है ना? म्यू रोंग जुन ने हंसते हुए सिर हिलाया। हुओ जोंग ने मुरोंग डेनरिन के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, बूढ़े मुरोंग, मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूँ और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर एक पशु मार्शल स्पिरिट है। तुम्हारी मार्शल स्पिरिट असल में क्या है? जल्दी करो और हमें बताओ, हम इसे तुम्हारे लिए जरूर राज रखेंगे। म्यू रोंग जुन ने गंभीर भाव से कहा, मेरी मार्शल स्पिरिट कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए मुझे इसे गुप्त रखना होगा। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जो भी हो, कांगहू ने अपने चेहरे पर बड़ी दाढ़ी को सहलाया और हंसते हुए कहा, जब तक यह एक जानवर मार्शल आत्मा है, तब तक मेरा पीछा करने में कोई गलती नहीं है। हो जिंगफेग ने किन युन की ओर देखा और कहा, तुम्हें इस गुरु डू को जानना चाहिए, है ना? भले ही तुम्हारी मार्शल स्पिरिट और आंतरिक युवान चले गए हों, तुम्हारी मानसिक शक्ति अत्यंत प्रबल है। तो क्यों न तुम उसे अपना गुरु बना लो। ठीक है। किन युन मन ही मन खुश हुआ। डू गुई मानसिक ऊर्जा के पहलू में माहिर था। मार्शल दाव क्षेत्र में कदम रखने के बाद उसने उस पहलू में अपनी आत्मा की साधना शुरू कर दी। यदि कोई व्यक्ति मार्शल बॉडी क्षेत्र में एक मजबूत मानसिक आधार का निर्माण कर सकता है, तो वह मार्शल दाव क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद छलांग और सीमा से प्रगति करने में सक्षम होगा। तो फिर बात बन गई। चूंकि हर शिक्षक की पढ़ाने की विधियां अलग अलग होती हैं और अनुभव प्राप्त करने के लिए उन्हें बार बार सामने लाना पड़ता है, इसलिए आप सभी को शिक्षक के साथ रहना चाहिए। हो जिंगफेग ने कहा। यद्यपि हो शिंगफेग उप प्राचार्य थे, लेकिन वे तलवार चलाने की मार्शल आर्ट सिखाने के लिए भी जिम्मेदार थे। चिंता मत करो, भविष्य में तुम अक्सर एक दूसरे से मिल सकोगे। अभी समस्या यह है कि तुम्हें जल्द से जल्द क्रिस्टल सिक्के कमाने हैं। अपनी ट्यूशन फीस के 10 लाख क्रिस्टल सिक्के मत भूलना। हो जिंगफेग ने कहा। किन युन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी, वह तो शिलालेख बेचकर जल्दी ही कमाई कर लेता, लेकिन मुरोंग और उसके साथियों के लिए ये सिरदर्दी थी। म्यू रोंग जुन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे चेहरे को देखकर जल्द ही कई खूबसूरत लड़कियां मुझे क्रिस्टल के सिक्के भेजेंगी। चलो चलें। डू गुई मुस्कुराया और किन युन से कहा, मेरे पीछे आओ। किन युन डू गुई का पीछा करते हुए इमारत से बाहर निकल गया। ये पता नहीं था कि डू गुई ने उसे हवा में उड़ाने के लिए किस शक्ति का इस्तेमाल किया था। उसके साथ वे स्टार जुवान वू अकादमी के पूर्व की ओर तैरते रहे। हवा में अपनी स्थिति से वह स्टार जुवान वू अकादमी का विशाल विस्तार देख सकता था। ये सचमुच एक छोटे शहर जैसा था। इस जगह के भीतर कुछ खड़ी पर्वत चोटियां थीं जो बादलों तक पहुंचती थीं। कुछ चोटियों से तो झरने भी गिर रहे थे, जिनसे सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। डू गुई का निवास एक छोटा बगीचा था जो स्टार जुवान वू अकादमी के पूर्वी क्षेत्र में स्थित था, जो केंद्र से बहुत दूर था। बगीचे के अंदर सीधे तने वाले कई पेड़ थे, सभी 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे थे और बगीचे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था। यह विशाल पेड़ 1000 मीटर से भी ऊंचा था और उसमें कई छोटे छोटे छेद थे। अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चलेगा कि वे सब खिड़कियां थीं। विशाल वृक्ष का मुकुट भी बहुत बड़ा था और एक बड़े से छाते की तरह खुला हुआ था। वृक्ष के पत्ते हल्के सफेद रंग के थे, जो बहुत ही अजीब था। मैं अकेला हूँ जो इस पेड़ के साथ रह रहा हूँ। अब तुम भी इसके साथ रह रहे हो। हालांकि वह कुबड़ा और नाटा था, फिर भी वह बहुत दयालु था और उससे बात करना आसान था। गुरु डू, ये पेड़ सूर्य की रोशनी रोक रहा है, क्या इससे आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण पर असर पड़ेगा? किम युन ने पूछा। हे, मेरा ये पेड़ किसी भी क्यूई गैदरिंग एरे से बेहतर है। डू गुई आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। इस पेड़ का नाम स्टारसन ट्रेजर ट्री है। ये हजारों सालों से बढ़ रहा है और स्टारसन ट्रेजर ट्री 9 सूर्यों की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकता है। हम इसे पेड़ के अंदर से महसूस कर सकते हैं। किम युन को स्टार यांग हॉट सूत्र की याद आई जो उसने समझ लिया था। उसे मन ही मन शक हुआ कि स्टार जुवान वू अकादमी में मार्शल किंग लैन जियाओ की विरासत का और भी कुछ हिस्सा हो सकता है। अध्याय 163 अमर आत्मा जेड। किन युन डू गुई के पीछे पीछे एक पेड़ की गुफा में गया और तुरंत पाया कि अंदर की 9 यांग ऊर्जा बाहर से कहीं ज्यादा समृद्ध थी। यह वाकई एक चमत्कारी पेड़ था। डू गुई ने कहा, आप यहाँ एक पेड़ का गड्ढा बना सकते हैं या इनमें से किसी एक को अपने निवास के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जब किन युन बाहर था तो उसने देखा कि उस विशाल पेड़ के नीचे से लेकर 200-300 मीटर की ऊंचाई तक पेड़ों के गड्ढे थे। जिस पेड़ के गड्ढे में डू गुई खड़ा था वह सिर्फ कुछ दर्जन मीटर ऊंचा था। विशाल पेड़ में इतने सारे खाली छेद हैं कि उसे दोबारा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जाकर एक छेद चुन लूंगा। किम युन उड़कर बाहर आया और 300 मीटर की ऊंचाई पर एक पेड़ का छेद चुना। चुनने के बाद उन्होंने पेड़ के प्रवेश द्वार पर डू गुई की नाम पट्टिका टांग दी, जिससे ये साबित हो गया कि यहाँ कोई रहता था। फिर वह साफ सफाई करने लगा। उसने जो गुफा चुनी थी उसमें 2 हॉल थे, एक बड़ा और एक छोटा। कई विशाल कमरे थे। चूंकि यह एक बड़े पेड़ के अंदर से तराशी गई थी, इसलिए दीवारें पॉलिश की हुई लकड़ी से बनी थीं और उन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन थे।
गुफा बहुत खाली थी और उसे अंदर कुछ फर्नीचर रखने की जरूरत थी। जब डू गुई किन यून के गुफा निवास पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह खाली था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने प्रदर्शन के लिए कुछ फर्नीचर की जरूरत होगी। तुम इसे खुद बना सकते हो। ये खजाने का जंगल मेरा क्षेत्र है। यहाँ बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं और यह फर्नीचर बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है। ठीक है, मैं पहले इसे साफ कर लूंगा। किन यून ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। डू गुई ने कहा, अभी तुम अकेले ही रहो और इधर उधर मत भटकना। मैं जुवान लेवल मार्शल स्कूल के शिक्षकों के साथ भूत प्रेतों के बारे में चर्चा करने के लिए एक मीटिंग में जा रहा हूँ। किन यून भूत जानवर की ताकत की गंभीरता को अच्छी तरह जानता था। जिस भूत राजा से उसका पहले सामना हुआ था वह बेहद शक्तिशाली था। 1 घंटा बीत गया। किन यून ने अंततः अपने निवास को साफ कर दिया। वह गुफा के द्वार पर खड़ा होकर नीचे विशाल जंगल को देखने लगा। उसे अतुलनीय सुकून का एहसास हुआ और फिर उसने दूर शांत मायरियत स्टार झील देखी और उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। मायरियत स्टार झील बहुत शांत और विशाल थी, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि नीचे कोई भयानक विशालकाय जानवर छिपा हुआ है। खजाने का जंगल गोलाकार और कुछ हजार मीटर चौड़ा था। इसे एक छोटा जंगल माना जा सकता था। इस जगह पर न सिर्फ बड़े बड़े पेड़ थे बल्कि कई चमकीले और खूबसूरत फूल भी थे। जंगल में तरह तरह के पक्षी थे और तरह तरह की चिड़ियों की आवाजें सुनाई देती थीं। इससे जंगल का ये कम आबादी वाला इलाका खासा जीवंत लग रहा था। आध्यात्मिक शक्ति का प्रशिक्षण पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षक डू ने यहाँ रहने का फैसला किया। किन यून को भी लगा कि वातावरण बहुत अच्छा था जिससे वह आराम कर सके। वह अग्नि मेघ की सीढ़ियों पर चढ़ गया और बगीचे के ऊपर हवा में दौड़ता हुआ उस सूखे पेड़ को ढूंढने लगा। कुछ ही देर बाद उसे 10 से ज्यादा सूखे पेड़ मिल गए और वह स्टारसन ट्रेजर ट्री के पास लौट आया। लौटने के बाद किन यून फर्नीचर बनाने में व्यस्त हो गया। लकड़ी का फर्नीचर बनाना उनके लिए बेहद आसान था। 1 घंटे से भी कम समय में खाली पड़ा गुफानुमा घर अब बेहतरीन फर्नीचर से सज गया। एक आरामदायक और शांत कमरे में किन यून ने स्वर्गीय शेर की भुजा में 2 आंतरिक युवान को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। स्वर्गीय सिंह की भुजा द्वारा स्वर्गीय सिंह की रक्त रेखा को जागृत करने के बाद वह महसूस कर सकता था कि उसके 2 आंतरिक युवान उसकी भुजा में स्थानांतरित हो रहे हैं। परिणामस्वरूप जब यू काई अपने आंतरिक युवान को विस्फोट करने वाला था तो वह जल्दी से दोनों को अपने बाएं हाथ में स्थानांतरित करने में सक्षम था, जिससे उसके डेंटियन में विस्फोट करने के लिए आंतरिक क्यूई के केवल 2 समूह ही बचे। अब जब उसने सफलतापूर्वक स्टार जुआन वू अकादमी में प्रवेश कर लिया था तो स्वाभाविक रूप से उसे अपने दोहरे आंतरिक युवान को वापस ले जाना पड़ा। 2 घंटे से ज्यादा समय तक वह तड़पता रहा, फिर सदमे से आंखें खोलीं। उसने मन ही मन बुदबुदाया, ये तो बहुत बुरा है, मैं इन्हें वापस नहीं कर सकता। इसे भूल जाओ। हालांकि दोहरी आंतरिक युवान मेरी बाह में है, यह मेरे डेंटियन में होने से अलग नहीं है। फिर भी वह अभी भी अपने शरीर के हर हिस्से में प्रवेश करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम था। हो सकता है कि वह फिलहाल वापस न आ पाए। खैर, मेरे लिए यह कोई बुरी बात नहीं है। स्वर्गीय सिंह की भुजा मेरे शरीर का सबसे मजबूत अंग है। किन यून ने एक पल सोचा और स्थिति को अपने स्वाभाविक रूप से चलने दिया। उसने इस मामले को एक तरफ रख दिया। हुओ जोंग द्वारा दी गई आत्मा जेड को बाहर निकाला और अपनी खुद की आदिम आत्मा को उसमें इंजेक्ट किया। यह एक बहुत ही अजीब एहसास है। अमर आत्मा जेड वाकई बहुत खास है। ऐसा लगता है कि यह मेरी आदिम आत्मा को और भी मजबूत बना सकता है और मुझे इसे और भी चतुराई से इस्तेमाल करने में मदद कर सकता है। किन यून मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने अपनी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा को सक्रिय किया और अपनी आदिम आत्मा की शक्ति को परखने के लिए उसे अपनी आदिम आत्मा में मिला दिया। जैसे ही वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी आदि आत्मा के साथ विलीन करने वाला था, उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी आदि आत्मा उसके शरीर को छोड़ने में सक्षम थी। ये जानना जरूरी था कि आदिम आत्मा की शक्ति को मुक्त करने पर शरीर से सफेद रेशम निकलता है, इसलिए आदिम आत्मा शक्ति को शरीर से जोड़ना जरूरी था। लेकिन अब आत्मा जेड के माध्यम से आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर उड़ सकती थी, ठीक आध्यात्मिक शक्ति की तरह। आदिम आत्मा और मानसिक ऊर्जा की शक्ति पूरी तरह से एक साथ मिल गई है। किन यून बहुत खुश हुआ। उसने अपने शरीर को ऊपर उठाने के लिए आदिम आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया और बहुत आसानी से अपने शरीर को तैरने लायक बना लिया। जब वह पहले यू काई से लड़ रहा था तो उसके लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके अपना शरीर ऊपर उठाना बहुत मुश्किल था। इसके लिए उसे अपनी पूरी मानसिक शक्ति लगानी पड़ी थी और अब अमर आत्मा जेड के साथ ये और भी आसान हो गया। अगर मेरी आंतरिक शक्ति इन दोनों में विलीन हो जाए तो क्या ये तीनों अत्यंत शक्तिशाली नहीं हो जाएंगे? मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सफल होगा। जब किन यून ने ये सोचा तो वह मन ही मन उत्साहित हो गया और तुरंत इसे आजमाया। कुछ प्रयोगों के बाद वह अंततः अपनी आंतरिक शक्ति को अपनी आदिम आत्मा में समाहित करने में सफल हो गया। बस इतना था कि तीनों को मिलाने के बाद उसके मन पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया और उसकी आंतरिक ऊर्जा जल्दी ही समाप्त हो गई, इसलिए वह लंबे समय तक इस संयोजन का उपयोग नहीं कर सका। किन यून ने सोचा, मुझे अपनी मानसिक शक्ति और आंतरिक शक्ति को एक बड़ी मात्रा में समाप्त करने में बस एक पल लगा। अब वह अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके 1000 पाउंड के विशाल स्पिरिट किंग हैमर को नियंत्रित करके हड्डी का स्टील बना सकता है। वह बिना हिले डुले जमीन पर बैठ सकता है। वह विशाल स्पिरिट किंग हैमर को नियंत्रित करके हड्डी के स्टील पर जोरदार प्रहार कर सकता है। इसके अलावा हर वार बेहद शक्तिशाली है। इतनी ताकत किसी भी मार्शल बॉडी लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट को घायल करने के लिए काफी है।
अगर यह एक सामान्य स्थिति है तो मुझे बस अपनी मानसिक शक्ति और अपनी आदिम आत्मा की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। मेरे लिए अपने छोटे ब्लेड का उपयोग करके एक शक्तिशाली हमला करने के लिए ये पर्याप्त है। किन युन ने अमर आत्मा जेड को अपने पास रखा। जब तक ये जेड उसके शरीर में रहेगा वह अपनी आदिम आत्मा को अपने शरीर से अलग कर सकेगा और उसे आसानी से अपनी आंतरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा में विलीन कर सकेगा। कुछ देर आराम करने के बाद उसने अपने कमरे में आत्मा की कलाकृतियां बनाना शुरू कर दिया। उस कमीने जियाओ यांगलोंग ने वास्तव में वह कंगन चुराने की हिम्मत की जो मैंने यूमेई को दिया था और वह क्षतिग्रस्त भी हो गया। टूटे हुए कंगन की मरम्मत करते हुए उसने मन ही मन कोसा। जल्द ही वह और जियाओ यूमेई अस्थि शोधन संरचना में प्रवेश करेंगे। अब ये ठीक हो गया है और समय आने पर उसे वापस किया जा सकता है। 2 दिन बीत चुके थे और डू गुई अभी तक वापस नहीं आया था। किन युन ने पहले ही 2 स्टोरेज ब्रेसलेट बना लिए थे। जियाओ यांगलोंग, तुमने उस आत्मा की कलाकृति को नष्ट कर दिया जो मैंने यूमेई को दी थी। मुझे तुम्हें इसकी सजा देनी होगी। बस तुम इंतजार करो। किन युन जल्द से जल्द मार्शल दाओ क्षेत्र तक पहुंचना चाहता था, तभी वह जियाओ यांगलोंग से लड़ पाएगा। भाई युन, बड़े भाई युन। जैसे ही किन युन ने नहाकर कपड़े पहने उसे अचानक बाहर से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। वह जल्दी से पेड़ के दरवाजे की तरफ दौड़ा और नीचे देखा। नीचे एक आदमी खड़ा था। यद्यपि वह कुछ 100 मीटर दूर था, लेकिन अपनी वर्तमान दृष्टि से वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसके नीचे वाला व्यक्ति एक युवती थी। ये छोटी मेई लियान है। किन युन खुश हुआ और जल्दी से नीचे कूद गया। जमीन पर उतरने के बाद वह पीले कपड़े पहने सुंदर लड़की को देखकर मुस्कुराया। क्यूई मीलन की 2 लंबी चोटियां थीं जो उसकी कमर तक लटक रही थीं। उसके चेहरे पर एक प्यारी और मनमोहक मुस्कान थी। उसकी बड़ी बड़ी नम आंखें बेहद चमक रही थीं जब वह किन युन के खूबसूरत चेहरे को घूर रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि किन युन उसे देख रहा है तो उसके प्यारे चेहरे पर अचानक एक हल्की सी लाली छा गई। छोटी मेई, तुम यहाँ कब से हो? किन युन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आने के कुछ देर बाद ही बाहर टीचर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे ही मैं वापस आया मैंने सुना कि भाई यूं आ गए हैं तो मैं दौड़कर वहां गया। क्यूई मीलान पहले तो बहुत खुश थी, लेकिन अचानक बहुत उदास हो गई। उसने धीरे से अपना निचला होंठ काटा और धीरे से कहा, भाई यूं, मैंने सुना है कि अब तुम में कोई मार्शल स्पिरिट नहीं है। किन यून ने अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस की जब उसने देखा कि कैसे क्यूई मीलन दुख से आंसू के करीब थी। वह मुस्कुराया और बोला, छोटी मेई लियान, जब मेरी 4 आत्मा शिराएं निकाली गई थीं तब क्या बहुत से लोगों ने यह नहीं सोचा था कि मैं खत्म हो गया हूँ? लेकिन बाद में क्या मैं अभी भी 6ठे स्तर के मार्शल बॉडी तक साधना करने और स्टार जुआन वू अकादमी में प्रवेश करने में कामयाब नहीं हुआ? चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई यून ठीक है। सच में? क्यूई मिलियन का उदास चेहरा खुशी से भर गया और उसने नाजुक आवाज में कहा, वाह, मुझे डर था कि तुम्हें तंग किया जाएगा, इसलिए मैंने टीचर को मना लिया कि वे मान जाएं कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगी। हालांकि मैं ज्यादा मजबूत नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा जरूर करूंगी। मूर्ख लड़की। किन यूं उसके आंसू पोंछते हुए हंसे बिना नहीं रह सका। छोटी मेलियान, तुम्हें स्टार जुआन वू अकादमी में अच्छी तरह साधना करनी चाहिए। समझ रही हो, तुम्हारे शिक्षक को तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, है ना? क्यूई मिलन ने सिर हिलाया और मनमोहक मुस्कान के साथ बोली, टीचर मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। वह एक बूढ़ी दादी हैं, उनकी जबान तीखी है लेकिन दिल बहुत कोमल है। हालांकि वह दूसरों के साथ बहुत सख्त हैं, लेकिन मेरे साथ बहुत दयालु हैं। किन यून को बड़ी राहत मिली और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाकी छात्रों का क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? अगर किया है तो मैं जाकर उनका ध्यान रखूंगा। उसे धमकाने की हिम्मत किसमें है? उन्हें पीटने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अचानक एक मनमोहक और कोमल हंसी सुनाई दी। हल्की हवा का झोंका आया जो अपने साथ एक मादक सुगंध लेकर आया। यह मेंग फेलिंग थी। उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी और वह एक मनमोहक बैंगनी तितली की तरह आसमान से उड़कर धीरे धीरे जमीन पर उतरी। जूनियर, हम फिर मिलेंगे। जल्दी करो और मुझे सीनियर कहो। मेंग फेलिंग ने अपनी आकर्षक आंखें सिकोड़ लीं और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका सुगंधित, कोमल और जेड जैसा हाथ बेईमानी से आगे बढ़ा। उसने बेशर्मी से किन यून के खूबसूरत चेहरे को सहलाया। शापित चुड़ैल। किन यून ने मन ही मन शाप दिया। क्यूई मिलान, जो बगल से देख रहा था, अपनी हंसी रोक नहीं सका। किन यून का चेहरा मेंग फेलिंग ने कुछ देर तक तबाह कर दिया था। उसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। उसे सच में डर था कि एक दिन चुड़ैल उसे जिंदा ही खा जाएगी। वरिष्ठ, छोटी मेई लियान की देखभाल के लिए धन्यवाद, उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार उसने मेरे साथ स्टार जुआन वू अकादमी में दाखिला लिया है और वह आपकी छोटी बहन भी है। स्वाभाविक रूप से मुझे उसकी देखभाल करनी होगी और वह बहुत प्यारी भी है। मेंग फेलिंग मुस्कुराया, फिर क्यूई मिलन के सुंदर और मनमोहक चेहरे को धीरे से सहलाया। किन यून ने 2 स्टोरेज ब्रेसलेट निकाले और उन्हें थमा दिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ये स्टोरेज ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, इन्हें ले लो। मेंग फेलिंग को पहले से ही पता था कि किन यून ने जियाओ यूमेई को एक स्टोरेज ब्रेसलेट दिया था। उस समय वह कई दिनों से मन ही मन ईर्ष्या कर रही थी। उसने मनमोहक मुस्कान के साथ कंगन स्वीकार किया और कहा, ये बहुत कीमती है। धन्यवाद मास्टर किन, ऐसा लगता है कि मैं आपका ऋण केवल अपने शरीर से ही चुका सकती हूँ। क्यूई मिलान ने इसे लेने की हिम्मत नहीं की। किन यून ने उसका जेड जैसा हाथ पकड़ा और उसे पहनाने में मदद की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये चीज मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
इसका अच्छे से ध्यान रखना और इसका अच्छा इस्तेमाल करना। शुक्रिया बड़े भाई यून। क्यूई मिलन ने कंगन पर खून की एक बूंद टपकाई और अपनी आध्यात्मिक शक्ति अंदर प्रवाहित की। अंदर भंडारण स्थान देखकर उसका नन्हा सा चेहरा उत्साह से भर गया और वह खुशी से मुस्कुराई। अध्याय 164 9 येन आत्मा धारण करने योग्य कंगन पाकर मेंग फेई लिंग बेहद खुश हुई। उसने कोमलता से मुस्कुराते हुए किन युन का धन्यवाद किया। अगर क्यूई मेई लियान यहाँ न होती तो शायद वह किन युन के साथ और भी ज्यादा घुल मिल जाती। उसने पूछा, छोटे युन, यद्यपि तुम्हारा आंतरिक युन चला गया है, परंतु तुम्हारे वर्तमान मुक्त और सहज स्वरूप को देखते हुए तुम ठीक होगे, है ना? किन युन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन फेई लिंग की नजर अच्छी है। मैं ठीक हूँ, बस आराम करो। क्या तुम मेरे पास आकर बैठना चाहोगी? मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अभी बहुत काम करना है। छोटी मेई लियान अभी अभी वापस आई है तो उसे छुट्टी मिलनी चाहिए। मेंग फेई लिंग ने एक कार्ड निकाला और किन युन को दिया। इस कार्ड में 2 लाख क्रिस्टल सिक्के हैं, पहले इसे ले लो। भविष्य में जब मैं और क्रिस्टल सिक्के कमाऊंगा तो मैं तुम्हें और दूंगा। किन युन ने अपनी बात वापस नहीं ली और एक शरारती मुस्कान बिखेरी। उसने हंसते हुए कहा, बहन फेई लिंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे अपना शरीर देकर बदला चुकाओगी? अब तुम मुझे क्रिस्टल के सिक्के दोगी, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? मेंग फेई लिंग ने मुंह बनाया और डांटते हुए कहा, अरे बदमाश, तू इतना बुरा कब से हो गया? ठीक है, मैं आगे चलकर तुझे अपने शरीर से बदला दूंगी, मुझे ज्यादा इंतजार मत करवा। उसने धीरे से अपने होंठ चाटे और बेहद मोहक लग रही थी। उसने किन युन के चेहरे को छुआ और क्रिस्टल कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। खिलखिलाकर हंसते हुए वह उड़ गई। क्यूई मिलन हल्के से मुस्कुराई और बोली, भाई यून, सिस्टर फी लिंग आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। स्टार जुवान वू अकादमी के कई लड़कों के साथ उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया है, इसलिए यहाँ कोई भी मुझे धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। किन युन ने उसकी पतली कमर को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें ऊपर बिठाता हूँ। उसने खुद को ऊपर उठाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और क्यूई मिलान को अपनी बाहों में लेकर भी वह आसानी से ऊपर उड़ सका। उसे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो रही है। अगर यह पहले होता तो ये करना मुश्किल होता, जब तक कि वे आध्यात्मिक खजाने का इस्तेमाल न करते, जैसे कि शियाओ यूमेई ने अपनी तलवार पर सवार होकर किया था। हालांकि इसके लिए उन्हें दिव्य शाही तकनीक को लघु सफलता चरण तक साधना होगा। जल्द ही किन युन क्यूई मेई लियान को एक पेड़ के छेद के पास ले गया जो जमीन से 300 मीटर से अधिक ऊंचा था। क्यूई मिलान अंदर नहीं गई, बल्कि वह पेड़ के द्वार पर बैठकर स्टार जुवान वू अकादमी के खूबसूरत नजारों को निहारती रही। उनकी प्यारी बड़ी आंखें रोशनी से टिमटिमा रही थीं और पलकें झपकाने को भी तैयार नहीं थीं, और वे जी भरकर अपने सामने के खूबसूरत नजारों का आनंद ले रही थीं। किन युन उसके पास बैठ गया। उसकी मासूम और प्यारी मुस्कान देखकर वह खुशी से फूला नहीं समाया, मानो वह अपने बेफिक्र बचपन में लौट आया हो। जब मैं छोटी थी तो भाई यूं मुझे भी पेड़ों पर चढ़ने के लिए ले जाते थे। अब जिस पेड़ पर तुम मुझे ले गए हो वह और भी ऊंचा और बड़ा हो गया है, जिसका मतलब है कि भाई यूं और भी ताकतवर हो रहे हैं। क्यूई मेई लियान के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान छा गई। किन यूं को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, छोटी मेई लियान, क्या तुम अमर कब्रिस्तान आरेख के बारे में जानती हो? ये सुनकर क्यूई मेई लियान ने तुरंत अपना सिर हिलाया। फिर उसने आंखें खोलीं और बंद कर लीं। उसकी लंबी पलकें कई बार कांपीं और उसकी हथेली पर एक सफेद रोशनी चमक उठी। उसकी हथेली से धीरे धीरे एक रुमाल निकला। उसने गंभीरता से कहा, यह अमर कब्रिस्तान का चित्र है। मेरी माँ ने बताया कि भाई यूं की माँ के पास एक था, बहन यू लैन और बहन यू मेई की माँ के पास एक और था। किन युन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हॉल में ले गया। फिर उसने अपना अमर कब्रिस्तान का चित्र निकाला और उसे मेज पर फैला दिया। इसे देखकर क्यूई मिलान ने कहा, मेरा अमर कब्रिस्तान आरेख पहले इतना बड़ा था, लेकिन जब मैंने एक बूंद खून बहाया तो वह एक रुमाल बन गया। उसके बाद मेरे शरीर के सभी मेरिडियन खुल गए। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा को पहले से कई गुना तेजी से अवशोषित कर रहा हूँ। उसने ये रहस्य इसलिए उजागर किए क्योंकि उसे किन युन पर पूरा भरोसा था। किन युन ने कहा, जियाओ युएलन को भी अमर कब्रिस्तान आरेख के जरिए तेजी से खुद को निखारना चाहिए। छोटी मेई लियान, तुम्हें ये राज रखना होगा, किसी और को इसके बारे में मत बताना। क्यूई मिली ने सिर हिलाया। हाँ, माँ ने कहा है कि मैं इस बारे में सिर्फ भाई यूं को ही बता सकती हूँ। ठीक है, बड़े भाई यूं, आप और बड़ी बहन यू मेई की शादी कब होगी? मैंने सुना है कि तियान जियाओ साम्राज्य इस मामले के खिलाफ है और मैं नहीं चाहती कि आप अलग हों। इतनी अच्छी पत्नी ढूंढने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। किन युन ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख लड़की, यू मेई भले ही तुम्हारी उम्र की ही हो, लेकिन वो बहुत चालाक है। वो बस मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का नाटक कर रही है ताकि वो अपने भाई से बच सके और तियान शियाओ साम्राज्य द्वारा उसकी शादी न कर दी जाए। क्यूई मिलान हैरान रह गई और सोचते हुए उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह जियाओ यूमेई की हरकतों को समझ पा रही हो। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी और उसने धीरे से कहा, तियान क्यू की महारानी मेरी भी शादी करवाना चाहती हैं। कुछ समय पहले उन्होंने युवराज को मुझे ढूंढने और उन लोगों से मेरी मुलाकात कराने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा था कि वे मुझे देखना चाहते हैं। सौभाग्य से बड़ी बहन फेई लिंग ने उन्हें रोक दिया और गुरु से कहा वे आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तियान क्यूई का राजकुमार भी स्टार जुवान वू अकादमी में था। किन युन के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई और उसने कहा, चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं होगी।
क्या तुम्हें जी वुफेग याद है? उसके शिक्षक यहाँ के उप प्रधानाचार्य हैं और जी वुफेग मेरे बड़े भाई भी हैं। क्यों मेई लियान थोड़ा हैरान हुई। जरूर मुझे याद है, भाई जी ने ही मुझे स्टार जुआन वू अकादमी आने के लिए राजी किया था। वह दयालु थे और मेरी अच्छी देखभाल करते थे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसके हाथ का रुमाल अचानक ऊपर तैर गया। फिर एक सफेद रोशनी की चमक के साथ वह किम युन की कब्र वाली पेंटिंग जितनी बड़ी चीज में बदल गया। किम युन की पेंटिंग पर उतरते ही अचानक अंदर से एक हल्की आवाज सुनाई दी। जियाओ युन, छोटी मेई लियान, क्या ये तुम हो? आवाज हल्की, सुंदर और कानों को सुकून देने वाली थी। यह जी किरू की आवाज थी। बड़ी बहन, महागुरु, हम हैं। किम युन ने तुरंत उत्साह से उत्तर दिया, बहन, महागुरु, आप कहाँ हैं? क्या आपको कोई कठिनाई हुई? बहन किरो, आपकी आवाज अब भी पहले जैसी ही सुंदर है। अपने सदमे से उबरने के बाद क्यों मेई लियान ने पूछा। वह उससे तब मिली थी जब वह बच्ची थी। जी किरू ने हंसते हुए कहा, अमर कब्रिस्तान का चित्र आपके हाथ में है, इसलिए मुझे राहत मिली है। अब मैं सुरक्षित हूँ और मुझे कोई समस्या नहीं हुई। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किम युन ने तुरंत पूछा, बहन, जब मैं कुछ समय पहले क्लाउड ड्रैगन नदी पर गई थी तो मुझे भूत प्रेतों का एक बड़ा समूह मिला, जिसमें भूत राजा भी शामिल था। उन्होंने कहा कि मुझमें 9 यांग आत्मा है और 9 येन आत्मा वाले व्यक्ति द्वारा मुझे मार दिया जाएगा। इसका क्या मतलब था? क्या अमर कब्रिस्तान में कोई समस्या है? अरे मूर्ख, मूर्ख मत बनो। 9 येन आत्मा का क्या? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? जी किरो ने हंसते हुए कहा, उनसे परेशान मत हो। अब जब 9 येन आत्मा जी किरो के हाथों में थी तो किम युन और भी उत्सुक हो गया। इससे उसे और भी सुकून मिला। क्यूई मेई लियान ने पूछा, बहन क्यूरो, क्या हम वास्तव में अमर कब्रिस्तान के माध्यम से उस स्थान को खोज सकते हैं जहां अमर हड्डियां दफनाई गई थीं? जी किरू हंसी, बिल्कुल, लेकिन अभी तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत नहीं है। एक बार जब तुम ताकतवर हो जाओगी तो हम अमर समाधि स्थल तक साथ मिलकर काम करेंगे। तुम्हें एक दूसरे और जियाओ युन की मदद करनी होगी। छोटी मेई लियान को परेशान मत करो। चलो, इसे यहीं छोड़ो, अगली बार बात करेंगे। उसकी आवाज धीमी पड़ने के बाद किम युन ने जल्दी से कुछ सवाल पूछे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। लगता है मुझे भी जल्दी से ताकतवर बनना होगा और भाई यूं के साथ अमर कब्रिस्तान जाना होगा। क्यूई मेई लियान ने दृढ़ता से कहा। उसका अमर कब्रिस्तान एक छोटे से रुमाल में बदल गया और उसके हाथ की हथेली में समा गया, पूरी तरह से उसके साथ विलीन हो गया। छोटी मेई लियान, अगर क्राउन प्रिंस क्यूई तुम्हें फिर से ढूंढने आए तो मुझे जरूर बताना। किम यून ने उसे याद दिलाया, मैं जरूर उसका ध्यान रखूंगा। समझ गया, बड़े भाई यून। क्यूई मेई लियान ने जल्दी से सिर हिलाया। किम यून ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर अग्निमेघ चरण का प्रयोग किया और आकाश में ऊंचा उड़ गया। वह खजाने के जंगल से बाहर निकला और उसे विदा किया। जब वह स्टारसन ट्रेजर ट्री की ओर वापस जा रहा था तो डू गुई ने अचानक उसे पकड़ लिया। किम यून ने पूछा, टीचर डू, आप वापस आ गए? 2 दिन वहां रहने के बाद आपने क्या बातें की? डू गुई का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, बड़ी मुसीबत। ये सब ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के संत नेता के पोते की गलती है। स्टार पैलेस के पतन के कारण उन्होंने अमर कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में दुष्ट आत्माओं को जगा दिया है। किम यून को पता था कि क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में इतनी सारी विसंगतियों का ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से कुछ लेना देना होना चाहिए। डू गुई का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने डांटते हुए कहा, और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के ये बदमाश जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। ये बड़ी संख्या में दुष्ट आत्माओं को जगाना चाहते थे और उन्हें पकड़कर अमर कब्रिस्तान की खोज में ले जाना चाहते थे। ये सचमुच दुष्टों का एक समूह है। अगर ये दुष्ट आत्माएं क्लाउड ड्रैगन नदी से बाहर निकल जाएं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। किम यून ने धीरे से आह भरी, क्या अमर कब्रिस्तान वाकई उनके लिए इतना आकर्षक है? डू गुई ने उपहास किया, नीली आत्मा सितारा महल मार्शल उजाड़ भूमि में अन्य संप्रदायों के साथ युद्ध में करारी हार झेलने के बाद इसी स्थान पर लौटा है। अगर वे अमर कब्रिस्तान से वस्तुएं प्राप्त कर सकें तो उनकी शक्ति तेजी से बढ़ जाएगी। अमर कब्रिस्तान में क्या होगा? किम यून ने पूछा। इस बात की प्रबल संभावना है कि अमर आरोहण तकनीकें, अमृत, अमर कलाकृतियां या अन्य चीजें अंदर प्रकट होंगी, डू गुई ने कहा और किम यून को अपनी वृक्ष गुफा में ले आया। किम यून को बस इतना पता था कि अमर कब्रिस्तान एक किंवदंती है जो लंबे समय से चली आ रही है। यह मार्शल किंग लैन जियाओ के समय से मौजूद थी। डू गुई ने किम यून को बैठाकर गंभीरता से कहा, किम यून, तुम्हारी मानसिक शक्ति बहुत प्रबल है। अगर तुम इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत करोगी तो तुम कुछ न कुछ हासिल कर सकोगी। अब मैं तुम्हें दिव्य शाही कला की साधना में मार्गदर्शन दूंगा। यह मेरे पास सबसे शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा साधना तकनीक है। किम यून ने सिर हिलाया और दिव्य शाही कला सीखने के दौरान आई कठिनाइयों के बारे में बात करना शुरू किया। जब डू गुई ने उसका सवाल सुना तो उसने आश्चर्य से कहा, तुम बहुत जल्दी सीख जाते हो। क्या तुमने खुद ही ये सब करना सीखा है? तुम्हारी समझ वाकई कमाल की है। जियो यू मेई मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसने पहले ही दिव्य हेरफेर में छोटी सफलता के स्तर तक महारत हासिल कर ली है। किम यून ने मुस्कुराते हुए कहा, इस लड़की में मानसिक शक्ति मार्शल स्पिरिट है। उसका इतना तेज होना स्वाभाविक है। उस दिन मानसिक शक्ति परीक्षण के दौरान उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया। कितनी चालाक लड़की है। डू गुई मुस्कुराया और बोला, जब मैं तुम्हें दिव्य शाही कला की साधना के बारे में सुझाव दे दूंगा तब मैं जियाओ यू मेई को बुलाऊंगा और तुम्हारे लिए अस्थि शोधन संरचना खोलूंगा। ठीक है। किम यून अस्थि शोधन संरचना में प्रवेश करने के लिए उत्सुक था। डू गुई ने धैर्य और गंभीरता से दिव्य शाही कला की व्याख्या की। चूंकि किम यून की समझ बहुत तेज थी
इसलिए वह इसे बहुत जल्दी समझ गया। इसलिए वह एक ही सांस में अंत तक पहुंच गया। जब उनका काम समाप्त हुआ तो रात बीत चुकी थी और वे आराम करने चले गए थे। किन यून अपनी वृक्ष गुफा में लौट आया और केवल 2 घंटे आराम करने के बाद ही अपनी आत्मा में वापस आया। फिर उसने दिव्य शाही कला की साधना की। इससे वह अपनी मानसिक ऊर्जा का अधिक मजबूत और बेहतर उपयोग कर सका। अध्याय 165 अस्थि शोधन निर्माण। किन यून ने सुबह से शाम तक बहुत प्रगति की थी। अमर आत्मा जेड के माध्यम से उसके मन और आदिम आत्मा की शक्ति पर उसका नियंत्रण और भी मजबूत हो गया था और वह बेहतर प्रदर्शन कर पा रहा था। वह चुपके से एक छोटा सा चाकू नियंत्रित करता था। वह सैकड़ों मीटर तक उड़ सकता था, आसानी से किसी शाखा को काट सकता था और किसी बड़े पेड़ के तने में आसानी से छेद कर सकता था। हालांकि ये राक्षस जानवरों और दुष्ट जानवरों से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। डूबते सूरज की रोशनी में स्टारसन ट्रेजर ट्री आग की तरह लाल हो गया था। किन यून की गुफा के प्रवेश द्वार पर डू गुई और एक लाल कपड़े वाली लड़की प्रकट हुई। डू गुई चिल्लाया, युवक, तुम्हारा छोटा प्रेमी यहाँ है। कमरे में मौजूद किन यून ने ये सुनकर भौहें चढ़ाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डू गुई जिस छोटे प्रेमी की बात कर रहा था वह कौन था। वह जल्दी से बाहर निकला और जियाओ यूमेई को देखा जो खुशी से मुस्कुरा रही थी। वह घबराकर चिल्लाया, यूमेई, तुम यहाँ क्यों हो? डू गुई मुस्कुराया और बोला, अस्थि शोधन संरचना में प्रवेश करने के लिए। अस्थि शोधन संरचना मेरे हाथ में है, इसलिए मुझे बस तुम्हारे लिए इसे स्थापित करने के लिए जगह ढूंढनी होगी। चलो इसे इस बड़े पेड़ के अंदर स्थापित करते हैं। मैं इसे व्यवस्थित करता हूँ, तुम दोनों यहीं मेरा इंतजार करो। डू गुई के मुस्कुराते हुए चले जाने के बाद जियो यूमेई एक आकर्षक मुस्कान के साथ अंदर आए। वह सहजता से एक मेज पर बैठ गई, मेज से एक फल उठाया और उसे खाने लगी। जियाओ यूमेई ने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके गले में एक लंबा कोड़ा बंधा हुआ था। उसका प्यारा सा मुंह लगातार उस बड़े नाशपाती को काट रहा था। किन यून ने कहा, यूमेई, मैंने तुम्हें जो कंगन दिया था वह जियाओ यांगलोंग के हाथ में क्यों है? और वह भी इस कमीने ने तोड़ दिया। यह जियाओ यांगलोंग ही था जिसने इसे छीन लिया। हम्फ, उसे जलन हो रही है कि मेरा स्टोरेज ब्रेसलेट उसके ब्रेसलेट से बेहतर है और उसे इस बात से भी जलन हो रही है कि टीचर यांग शी यू के साथ तुम्हारे अच्छे संबंध हैं। मैं बस इतना कह रही थी कि टीचर यांग तुम्हारा ख्याल रखते हैं, इसलिए वह गुस्से में आ गया और मेरा स्टोरेज ब्रेसलेट छीन लिया और उसे तोड़ भी दिया। जब जियो यूमेई ने इस मामले का उल्लेख किया तो वह बहुत क्रोधित हुई। वह किन यून की परीक्षा के बारे में भी जानती थी। उसने धीरे से पूछा, भाई, क्या तुम्हारी जुड़वा मार्शल आत्माएं सचमुच चली गई हैं? किन यून ने अपना बायां हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उन्हें यहाँ ले आया हूँ, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर जियाओ यूमेई बहुत खुश हुई और खिलखिलाकर बोली, वाह जियाओ यांगलोंग, ये कछुआ तो तुम्हें बेकार समझता है। दूसरी ओर उसका प्यारा आहकाई बुरी तरह मर गया। वह एक वफादार कुत्ता था जिसे उसने बड़ी मेहनत से प्रशिक्षित किया था और वह खूबसूरती से मर गया। इसे ध्यान से ले जाओ, इसे फिर से लूटने मत दो। किन यू ने मरम्मत किया हुआ स्टोरेज ब्रेसलेट निकाला और उसे जियो यूमेई को सौंप दिया। धन्यवाद भाई। जियो यूमेई ने खिलखिलाकर हंसते हुए खुशी से उसे ले लिया और तुरंत उसमें खून टपका दिया। इसी समय डू गुई भी दौड़कर आया और उन्हें बताया कि अस्थि शोधन केंद्र तैयार है। फिर वह उन्हें एक पेड़ के गड्ढे के पास ले गया जो 800 मीटर से भी ऊंचा था। वह गड्ढा बहुत विशाल और शांत था, एक हॉल जितना बड़ा। किन यू और जियो यूमेई के प्रवेश करने के बाद डू गुई ने अस्थि शोधन संरचना को सक्रिय किया और जल्दी से वहां से चला गया। अस्थि शोधन संरचना एक ध्वज और एक रून पत्थर समूह का संयोजन थी। इसमें निहित ऊर्जा को भी विशेष रूप से परिष्कृत किया गया था, इसलिए इसकी समग्र संरचना बहुत जटिल थी। किन यून ने शुरू में ये परखना चाहा था कि क्या वह इसकी नकल कर सकता है, लेकिन अंदर आकर देखने के बाद उसने हार मान ली। फिर उसने अस्थि शोधन संरचना के अंदर साधना शुरू कर दी। जियो यूमेई ने अस्थि शोधन संरचना द्वारा जारी ऊर्जा को अवशोषित किया और उत्साहित होकर कहा, बड़े भाई, मुझे विश्वास है कि मैं 7वीं परत मार्शल बॉडी में प्रवेश कर सकता हूँ। किन यून ने इसे आजमाया और पाया कि अस्थि शोधन संरचना की ऊर्जा बेहद अजीब थी। ये सीधे हड्डियों में प्रवेश करती थी और सीधे हड्डियों को तड़का लगाने के लिए जाती थी। जियो यूमेई ने आगे कहा, बड़े भाई, मैंने सुना है कि किन जिंग फैंग 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में पहुंचने वाला है। आपको जल्दी से इस कमीने को पकड़ना होगा। उसे मेरी बड़ी बहन से शादी नहीं करने देना चाहिए। मैं उनकी मुलाकात से पहले 7वें स्तर के मार्शल बॉडी में घुसने की पूरी कोशिश करूंगा। किन यून ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर को आराम दिया। उसने अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए अस्थि शोधन संरचना की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जियो यूमेई ने पूछा, भाई, क्या तुम्हारी बैंगनी सोने जैसी अग्नि मार्शल आत्मा को कुछ हुआ है? क्या समस्या है? मेरी बैंगनी सुनहरी अग्नि मार्शल आत्मा बहुत भूखी थी और इस वजह से वह शीत निद्रा में चली गई। उसे पोषण देने के लिए मुझे एक शक्तिशाली मार्शल आत्मा के साथ जुड़ना होगा। मैं सोच रही हूँ कि उपयुक्त मार्शल आत्मा कहाँ मिलेगी। किन यून ने बेबसी से कहा। जियो यूमेई ने अपने होंठ भींचे और आंखें घुमाईं, कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, भाई, अस्थि शोधन संरचना में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद हम साथ मिलकर क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करेंगे और मार्शल स्पिरिट की तलाश करेंगे। मेरा मार्शल स्पिरिट शायद किसी अच्छी मार्शल स्पिरिट को भांप ले। ठीक है,
किन यून जानता था कि वह इस मामले को और आगे नहीं खींच सकता, वरना ये लगातार उसकी ताकत को सीमित कर देगा। अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे मार्शल स्पिरिट की खोज के लिए क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना पड़ा। इस समय किन यू और जियो यू मेई अस्थि शोधन निर्माण की शक्ति को बहुत गंभीरता से अवशोषित कर रहे थे। जियाओ यू मेई को खुद पर बहुत भरोसा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में प्रवेश कर पाएगी, जो कि खुशी की बात है। वह केवल 14 साल की है, लेकिन वह पहले से ही 7वें स्तर की मार्शल बॉडी साधिका होगी। अस्थि शोधन सरणी के भीतर ऊर्जा बहुत सटीक थी। 1 महीने के बाद सरणी निर्माण कार्य बंद हो गया। जियाओ यू मेई ने आंखें बंद कर लीं और शांति से जमीन पर पैर क्रॉस करके बैठ गई। उसके लाल कपड़ों से हल्की सुनहरी धुंध की लहरें रिस रही थीं। जब किन युन ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने उसके शरीर से एक हल्की सुनहरी धुंध निकलती देखी। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। इस अवस्था में इसका मतलब था कि उसके शरीर की सभी हड्डियां वज्र हड्डियां बन गई थीं। वज्र अस्थि की साधना करने का अर्थ था 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र तक पहुंचना। यू मेई वाकई बहुत शक्तिशाली है। जागने के बाद वह 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में एक मार्शल आर्टिस्ट बनेगी। किन युन मन ही मन खुश हो गया। इस महीने में उन्होंने अपनी हड्डियों को भी हल्का सुनहरा रंग देने का काम किया था। उन्होंने पाया कि चूंकि उनके पास काला स्वर्ण दिव्य हृदय था, इसलिए वज्र अस्थि को परिष्कृत करते समय उन्हें और भी अधिक अस्थि शोधन ऊर्जा की आवश्यकता थी, ताकि अस्थि स्वर्ण धातु में परिवर्तित हो जाए और एक हल्की सुनहरी अस्थि क्यूई उत्सर्जित हो। ऐसा इसलिए नहीं था कि ब्लैक येलो हॉट मेरिडियन ने उसकी गति धीमी कर दी थी, बल्कि इसलिए था कि वह और भी मजबूत वज्र अस्थि को परिष्कृत कर सके, जो दूसरों की तुलना में ज्यादा ऊर्जा लेती थी। इसका मतलब था कि भविष्य में उसने जो वज्र अस्थि विकसित की वह किसी और की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। जियाओ यू मेई के शरीर में अचानक घना सुनहरा कोहरा छा गया। उसने आंखें खोली और उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी टिमटिमा उठी। उस शक्तिशाली सुनहरी अस्थि ऊर्जा ने किन युन को थरथरा दिया। हा, मैं कामयाब हो गया। मैं 7वें स्तर के मार्शल बॉडी दायरे का एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। जियाओ यू मेई खुशी से हंसा। बड़े भाई, चलो अभी क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला पर चलते हैं। इसी समय डू गुई भी उड़कर पेड़ के खोखले में घुस गया। वह अस्थि शोधन संरचना लेने आया था। उसे वापस लेना था और उसे फिर से खोलने से पहले ऊर्जा संचय करने की एक जटिल तकनीक का उपयोग करना था। तुम लोग क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला पर क्यों जा रहे हो? वहाँ बहुत खतरा है। ओह छोटी बच्ची, तुम 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में हो। डू गुई ने आश्चर्य से कहा जब उसने जियाओ यू मेई से आती हुई गोल्डन बोन क्यूई को महसूस किया। मैं अभ्यास के लिए क्लाउड ड्रैगन पर्वत पर जाना चाहती हूँ। टीचर डू, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा आपके छात्र की सुरक्षा करने से वह ठीक हो जाएगा। जियो यू मेई ने अपनी छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से कहा, मानो कोई बड़ी बहन अपने छोटे भाई की रक्षा करने की कोशिश कर रही हो। डू गुई ने कहा, ये भी ठीक है। पिछली बार जब तुम क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में भूत प्रेतों का शिकार कर रहे थे तो तुम्हें बहुत अच्छा परिणाम मिला था। मुझे डर नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। डू गुई की अनुमति से किन यू जियाओ यू मेई को वापस अपने पेड़ की गुफा में ले आया। वह अपने अंदर मौजूद दुष्टता दमन तावीज़ों को परिष्कृत करना चाहता है। इस बार वह कुछ और तावीज़ों को परिष्कृत करना चाहता था जो शक्तिशाली भूत जानवरों से निपट सकें। कुछ दिनों की तैयारी के बाद किन यू और जियो यू मेई ने रात में डू गुई के साथ स्टार जुआन वू अकादमी छोड़ने से पहले काले रंग की शाम की पोशाक पहन ली। दूसरों को पता न चले इसके लिए डू गुई ने बहुत सावधानी बरती और उन्हें स्टार जुआन वू अकादमी से बाहर भेज दिया। क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला बहुत विशाल थी। किन यून और उनके साथियों ने स्टार जुआन वू अकादमी की दिशा से क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया। हुआ लिंग वू अकादमी की क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्व में थी और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस भी क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के उत्तर पूर्वी भाग में था। थरी जुआन अकादमी का प्रवेश द्वार क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के ठीक उत्तर में था। हालांकि स्टार जुआन वू अकादमी की तरफ उत्तर पश्चिम दिशा थी, इसलिए क्लाउड ड्रैगन पर्वत जहां किन यू और जियो यू मेई जा रहे थे एक बहुत ही अपरिचित जगह थी। डू गुई उनके साथ आकाश में उड़ता रहा और आधी रात को वे क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के बाहर स्थित पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे। क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में पहाड़ों की परतें थीं। हर बार जब किन यून बाहर आता तो उसे एक अजीब तरह का दमन महसूस होता। भूतिया जानवर क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी आ पहुंचे हैं। प्रवेश करने के बाद तुम्हें सावधान रहना चाहिए, डू गुई ने चेतावनी दी। मैं समझ गया गुरुजी। किन यून ने गंभीरता से सिर हिलाया। डू गुई ने किन यून के कंधे थपथपाए और कहा, तुम अंदर जा सकते हो। चूंकि तुम्हारी परिस्थितियां अनोखी हैं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा ताकि तुम्हें इस सेमेस्टर की परीक्षाओं से छूट मिल जाए। मैं तुम्हें अगले सेमेस्टर में अन्य छात्रों की तरह सामान्य परीक्षाएं देने की अनुमति दूंगा। डू गुई को विदाई देने के बाद किन यू और जियो यू मेई उनके सामने पहाड़ पर उड़ गए। भाई, तुम एक सामान्य छात्र की तरह परीक्षा नहीं दे सकते। ये सचमुच एक नुकसान है। जियाओ यू मेई अपनी तलवार पर स्थिर होकर उड़ी, बोलते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गईं। किन यून हैरान होकर बोला, मैं कैसे हार जाऊं? क्या ये ठीक नहीं है? जियो यू मेई ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, परीक्षा पास करने पर जुबान पॉइंट इनाम में मिलते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार की साधना तकनीकों, गोलियों और प्रशिक्षण के बदले में प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में केवल मूल्यांकन के माध्यम से ही बड़ी मात्रा में जुबान पॉइंट इनाम के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। जब किन यून पहली बार थरी जुबान अकादमी में पहुंचा तो उसे एक नए प्रकार के इनाम के बारे में पता चल चुका था, जुबान पॉइंट्स।
इसके अलावा जुवान पॉइंट्स पैटर्न जुवान ग्रेड मार्शल अकादमी में बहुत लंबे समय से मौजूद था। उसने पूछा, क्या जुवान पॉइंट्स पाने के और भी तरीके हैं? उदाहरण के लिए, अगर मैं कलाकृतियां गढ़ सकता हूं और आत्मा की कलाकृतियां गढ़ने में मदद कर सकता हूं, तो यह संभव होना चाहिए, है ना? अच्छा, मुझे नहीं पता। जुवान पॉइंट तीनों जुवान लेवल मार्शल अकादमियों में समान होते हैं। आप जुवान पैलेस जाकर जुवान पॉइंट क्रिस्टल कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जियाओ यूमेई ने एक पारदर्शी जुवान पॉइंट क्रिस्टल कार्ड निकाला और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। जब उसने मानसिक ऊर्जा से उसमें प्रवेश किया तो पता चला कि उसके पास 1,00,000 जुवान पॉइंट हैं। 1,00,000 जुवान पॉइंट, क्या ये कम या ज्यादा होना चाहिए? किम यून ने पूछा। इससे भी कम। उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पैलेट्स के लिए भी कम से कम 10,00,000 जुवान पॉइंट्स की जरूरत होती है। मेरे पास शायद कुल 9,00,000 जुवान पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने सब खर्च कर दिए। जियाओ यूमेई ने अपनी जीभ बाहर निकाली। एक जुवान पॉइंट लिस्ट है जिसमें विभिन्न जुवान रैंक के छात्रों के जुवान पॉइंट्स गिने जाते हैं। सबसे ज्यादा नंबर वाला वो कछुआ जियाओ यांगलोंग है। हम्फ। जियाओ यांगलोंग जियाओ यूमेई का सौतेला भाई था, लेकिन उसके मन में अपने बड़े भाई के लिए कोई भावना नहीं थी और वह उससे बेहद नफरत करती थी। पिछली बार जब जियाओ यांगलोंग ने उसका कंगन चुराया था तो वह इतनी नाराज हुई थी कि लगभग लड़ने ही वाली थी। जुवान पॉइंट की संपत्ति सूची। दिलचस्प, किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे हैं आपके गुरु यांग शेयू, तीसरे मेरी बहन है, चौथे हैं तियानकी के युवराज क्यू यू और पांचवें हैं किन जेंगफिग। जियो यू मेई ने कहा। अध्याय 166 क्यू यू। किन यून ने रैंकिंग बोर्ड पर जाने पहचाने नाम सुने, लेकिन फिर भी उसे कुछ संदेह था। तीनों जुबान स्तरीय मार्शल अकादमियों में 8वें या 9वें स्तर के छात्रों की संख्या काफी होगी। धन रैंकिंग उन्हीं 8वें या 9वें स्तर के छात्रों की होनी चाहिए। जहां तक क्यू यू और किन जेंगफेग की बात है तो वे तो 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में ही हैं, है ना? जियो यू मेई ने उत्तर दिया। किन जेंगफेंग और क्यू यू दोनों ही मूल्यांकन और मिशनों के माध्यम से बड़ी मात्रा में जुबान अंक प्राप्त करते हैं। मुख्य कारण ये था कि वे अक्सर मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त करने में सफल होते थे। और 8वें या 9वें चरण के छात्र यदि मूल्यांकन के दौरान मेरी बड़ी बहन या यांग शियू जैसे प्रतिभाशाली लोगों से मिलते हैं तो उन्हें बहुत कम गहन अंक प्राप्त होंगे। किन यून ने ओह कहकर सिर हिलाया। लगता है सबसे ऊपर वाले अपने स्तर के लोगों में सबसे ताकतवर हैं और उनके पीछे कोई तो होगा जो उन्हें कई मिशन पूरे करने में मदद करेगा। जियो यू मेई ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। अभी मैं 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में हूँ और मेरे कई प्रतियोगी हैं। क्यू यू और किन जेंगफेंग मेरे सबसे मजबूत प्रतियोगी हैं। किन यून को उम्मीद थी कि जुवान लेवल मार्शल अकादमी में प्रतिस्पर्धा बहुत जबरदस्त होगी। ज्यादातर संसाधनों पर ताकतवरों का एकाधिकार होगा। वे हवा में उड़ते हुए पहले पहाड़ से गुजरे और जमीन पर उतरने के लिए धीमे हो गए। इस तरह के स्थान पर जहां शक्तिशाली राक्षसी जानवर अक्सर घूमते रहते थे। अगर किसी के पास शक्तिशाली ताकत नहीं थी तो हवा में उड़कर लक्ष्य बनना आसान था। जैसे ही वे जमीन पर उतरे उन्हें अपने पीछे से एक हल्की ठंडी आभा आती हुई महसूस हुई। जियाओ यू मेई बहुत सतर्क थी। कमजोर आभा को भांपते ही उसने अचानक किन यून को खींच लिया और बहुत तेज गति से एक बड़े पेड़ के पीछे भाग गई। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। जैसे ही वे बचकर भागे कुछ तीर उन पर लगे। वे सभी जोर से जमीन में धंस गए। अगर उन्हें लग जाते तो वे जरूर गंभीर रूप से घायल हो जाते। हम पर घात कौन लगा रहा है? किन यून ने धीरे से कहा। यह एक हत्यारा है। वे जरूर हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आए होंगे। जियाओ यू मेई ने भौहें चढ़ाईं। सिर्फ इस पेशे के हत्यारे ही शिक्षक डू की नजरों से बचकर हमारे पीछे यहाँ तक आ सकते हैं। किन यून जानता था कि उसके कई दुश्मन हैं और अगर हत्यारे उसकी हत्या करने आए तो उसे कोई आश्चर्य नहीं होगा। फिर भी उसे अभी भी यह पता लगाना था कि उसे मारने कौन आया है। किन यून, मेंग फेई लिंग, चकमा देना बंद करो। मैं 8वें स्तर के मार्शल बॉडी का एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। तुम्हारी ताकत के रहते तुम्हारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। उसके पीछे से एक कर्कश चीख आई। आवाज बदल दी गई थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। इन दोनों हत्यारों का साधना आधार 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में था। किन यून और जियाओ यू मेई के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, लेकिन वे बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। खासकर जियाओ यू मेई, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था, मानो उसे कोई अच्छा शिकार मिल गया हो। जियाओ यू मेई की आवाज धागे की तरह तीखी थी जब वह किन यून के कानों तक पहुंची। उसने कहा, भाई, ऐसे हत्यारों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वे बूढ़े आदमी होने चाहिए। उनकी लड़ाकू आत्माएं और आत्माशिराएं कुछ खास नहीं हैं। इन दोनों ने मुझे राक्षसी समझा और हमें नीची नजरों से भी देखा। तो जब तक मैं उन्हें अचानक पकड़ लूंगा वे जरूर पकड़े जाएंगे। बस एक पल रुको और मेरा साथ दो। जियो यू मेई ने अभी अभी वज्र अस्थि की साधना की थी और वह पहले से ही 7वें स्तर के मार्शल बॉडी की शक्ति को आजमाना चाहती थी। जब किन यून ने देखा कि वह ऐसे मामलों में कितनी अनुभवी है तो उसने उसे कमान सौंप दी। दोनों हत्यारे करीब आ रहे थे। हालांकि उनके कदम हल्के थे, फिर भी उनके पैरों की कुछ आहट आ रही थी। पास पहुंचकर जियाओ यू मेई बड़े पेड़ के पीछे से कूदकर चिल्लाई, मैं जियाओ यू मेई हूँ। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तियान जियाओ साम्राज्य तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? दोनों हत्यारों ने काले मुखौटे और काले कपड़े पहने थे जिससे सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। कमजोर चांदनी का लाभ उठाकर उन्होंने जियाओ यू मेई का रूप साफ देखा और उनकी आंखें आश्चर्य और बैंगनी रंग से भरी हुई थीं। जियो यू मेई,
हत्यारों में से एक ने सदमे में कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियो यूमेई ने अपनी सबसे शक्तिशाली आत्मा एकाग्रता हत्या तकनीक को उजागर किया और अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया। बहुत से लोगों के लिए, अगर वे मानसिक शक्ति के हमले के लिए तैयार नहीं हैं, तो इससे बचना मुश्किल होगा। चाहे वह 8वें स्तर का मार्शल बॉडी ही क्यों न हो, वे तुरंत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 2 8वें स्तर के मार्शल बॉडी हथियारों पर मानसिक शक्ति का हमला हुआ, जिससे उनके सिर घूमने लगे और उनकी आंखें धुंधली हो गईं। जियाओ यूमेई ने चंद्र आत्मा तलवार निकाली और अपनी मानसिक शक्ति से तलवार को उड़ा दिया। किन युन तेजी से काले वस्त्र पहने एक और हत्यारे के पीछे पहुंचा और अपनी छोटी तलवार से उस पर कई वार किए। एक तलवार दिल में घुस गई, दूसरी तलवार ने डेंटियन के आंतरिक युआन और पूरे शरीर में मेरिडियन को छेद दिया, जिससे प्रतिद्वंद्वी की आंतरिक ऊर्जा को प्रसारित करने का तरीका पूरी तरह से बंद हो गया। जियो यूमेई ने भी ऐसा ही किया। उसने हत्यारे के महत्वपूर्ण अंगों पर वार किया तथा उसे जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं दिया। राजकुमारी यूमेई, आप हमें नहीं मार सकती, एक हत्यारा डर के मारे चिल्लाया। जियो यूमेई ठंडी हंसी हंस पड़ी। तुम हत्यारे हो, तुम मौत से इतना डर कैसे सकते हो? किन युन एक नज़र में ही बता सकता था कि ये लोग जियाओ यूमेई से बेहद सावधान थे। अगर ऐसा न होता तो उसे देखकर वे इतने हैरान न होते। जियाओ यूमेई स्टार जुवान वू अकादमी में आए और किन युन के साथ अस्थि शोधन प्रशिक्षण में प्रवेश किया। ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते थे। दोनों हत्यारे दूर से उनका पीछा कर रहे थे। वे जानते थे कि किन युन और मेंग फेई लिंग के बीच अच्छे संबंध हैं, इसलिए उन्होंने जियाओ यूमेई को मेंग फेई लिंग समझ लिया। तुम लोग कौन हो? क्या मुझे मारने आए हो? उसे पता लगाना था कि उसे मारने कौन आया है ताकि वह भविष्य में बदला ले सके। किन युन, क्या तुम जियाओ यांगलोंग की चेतावनी भूल गए हो? उसने तुम्हें राजकुमारी यूमेई के पास दोबारा न जाने के लिए कहा था। जब हत्यारे ने ये कहा तो किन युन ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। तभी जियाओ यूमेई ने उसे फिर से थप्पड़ मारा और डांटा, चुप रहो। उस कछुए, जियाओ यांगलोंग, तुम दूसरों को मेरे पास आने से रोकना चाहते हो? क्या जियाओ यांगलोंग ने तुम्हें आने के लिए कहा है? दोनों हत्यारों ने और कुछ नहीं कहा। जियो यूमेई ने आंखें सिकोड़ी। उसकी आंखों में एक भयंकर भाव था और वह ठंडी हंसी हंसी। ये ठीक है, मैं तुम्हें हमारे तियानजियो साम्राज्य की 10 महान यातनाओं का स्वाद चखाऊंगी। उसके शब्द बहुत प्रभावशाली थे, जिससे दोनों हत्यारे कांप उठे। ये राजकुमार की यू था। उसने हमें भेजा था। उसने पहले ही हमसे कहा था कि जब तक हमें किन यू से मिलने का मौका मिले, हमें उसे जिंदा पकड़ना होगा। राजकुमार ने कहा था कि किन यू ने राजकुमारी यूमेई को कलंकित किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमें उसे अपने हाथों में मौजूद आत्मा के चिन्ह सौंपने के लिए मजबूर करना होगा, एक हत्यारे ने कहा। किन यून का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया और उसने गहरी आवाज में कहा, वो कमीना क्यूयू, जब से मैं स्टार जुवान वू अकादमी में आया हूँ, मैंने उसे देखा तक नहीं है। वो मुझे मारना चाहता है, बस तुम इंतजार करो। जियो यूमेई ने कहा, बड़े भाई, अभी गुस्सा मत हो सकता है कि ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हों। जब दोनों हत्यारों ने उसे किन युन को भाई कहते सुना, तो वे मन ही मन आश्चर्यचकित हो गए। क्या तुमने जो कहा वह सच है? जियो यूमेई ठंडी हंसी हंस पड़ी। उसका रूप बेहद भयावह था, जिससे दोनों हत्यारे कांप उठे। बिल्कुल, एक हत्यारे ने कहा। हुन्फ। जियो यूमेई ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए, फिर अपनी मानसिक शक्ति उन पर डालते हुए कहा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सिर फट गए हों। दोनों हत्यारे दर्द से चिल्ला उठे। उसके रुकते ही घुटने टेके बैठे हत्यारे जमीन पर गिर पड़े। मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो, जियो यूमेई ने ठंडे स्वर में कहा और फिर एक मीठी मुस्कान के साथ किन युन की ओर अपनी जीभ बाहर निकाली। किन युन मन ही मन जियाओ यूमेई के पूछताछ के अनुभव से हैरान था। उसे लगा कि वो ऐसी बातें अक्सर करती होगी। हम यहीं आसपास थे। जब हमने देखा कि किन युन एक महिला के साथ है, तो हमने सोचा कि वह मेंग फेई लिंग है और फिर हम उसके पीछे चले गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वह महिला राजकुमारी यूमेई होगी। हम सचमुच क्यूयू के आदमी हैं। क्यूयू ने इस इलाके में कई दर्जन हत्यारों का एक समूह बनाया था। उनका मुख्य लक्ष्य स्टार जुवान वू अकादमी में अपने प्रतिद्वंद्वी की हत्या करना और दुष्ट जानवरों को मारने के उसके मिशन को पूरा करने में उसकी मदद करना था, ताकि वह जुवान अंक अर्जित कर सके। उसे मिलने वाले जुवान पॉइंट्स में से आधे हम उसके लिए कमाते हैं। क्योंकि राजकुमारी यूमेई और किन युवा मास्टर किन साथ थे, क्यूयू और जियो यांगलोंग दोनों बेहद नाराज थे, क्योंकि वे इस मामले पर पहले ही चर्चा कर चुके थे। क्यूयू ने कहा, अगर राजकुमारी यूमेई उनसे सफलतापूर्वक शादी कर लेती हैं, तो हम जियो यांगलोंग को बदले में 100 मिलियन जुवान पॉइंट कमाने में मदद करेंगे। एक हत्यारे ने कांपते हुए कहा। किन यू और जियो यूमेई ने एक दूसरे को देखा और बेहद आश्चर्यचकित हुए। जियो यूमेई न केवल हैरान थी, बल्कि वह गुस्से में भी थी। उसने अपने ज़ैड दांत पीसते हुए जियो यांगलोंग और क्यूयू को डांटा। वह टीम कितनी मजबूत है? जियो यूमेई ने ठंडे स्वर में पूछा। हमारे अलावा 8वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में 2 और हत्यारे हैं। बाकी सभी 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में हैं। हमें तियानक्यू साम्राज्य से क्यूयू ने भर्ती किया था। हत्यारे ने विलाप किया। हमारे ईमानदार जवाब के लिए हमें जीवित रहने दो। जियाओ यूमेई ने कहा, तुम्हारी टीम कहाँ है? अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ। दोनों हत्यारों ने एक साथ बात की और जियाओ यूमेई और किन युन को सही जगह बताई। वह उनके सामने पहाड़ की गुफा में थी। किन युन ने अपना कठपुतली चांदी का शेर निकाला और दोनों हत्यारों को साथ ले गया। उसने उनसे उस जगह का रास्ता बताने को कहा। जब हत्यारों ने किन युन के कठपुतली रजत सिंह को देखा,
तो वे और भी ज्यादा डर गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि सभी ने किन यून की ताकत को कम करके आंका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक कठपुतली जानवर को निखारने का मतलब ही था कि कोई व्यक्ति अत्यंत गहन और प्रभावशाली शिलालेख तकनीकों को समझ सकता था। उसका भाग्य एक महागुरु शिलालेखकार बनना था। देर रात वे अंधेरे जंगल से गुजरे। 1 घंटे बाद किन यून और शियाओ यूमेई को आखिरकार गुफा दिख गई। 1000 मीटर दूर वह घास के एक टुकड़े से छिपी हुई थी। हालांकि गौर से देखने पर उन्हें एक छेद दिखाई दिया। जियो यूमेई ने अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग ये जांचने के लिए किया कि अंदर बहुत सारे लोग हैं और सिर हिलाया। आप सही हैं, वास्तव में अंदर बहुत सारे दुष्ट लोग हैं। राजकुमारी यूमेई, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारी जान बख्श देंगी। हत्यारे ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जियो यूमेई मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट ने दोनों हत्यारों को चौंका दिया। उन्हें अचानक अपने सिर में गहरा दर्द महसूस हुआ और फिर वे बेहोश हो गए। मैंने उनके सिर पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, वे भविष्य में 2 बेवकूफ बन जाएंगे। जियो यूमेई ने किन यून को देखकर हंसते हुए कहा, भाई, क्या मैं अपनी बात रखूंगी? तुम छोटी बच्ची, सच में। अब मैं तुमसे थोड़ा डरने लगा हूँ। किन यून ने उसके सुंदर चेहरे पर चुटकी काटी और मुस्कुराते हुए कहा। जियो यूमेई ने नाक भान सिकोड़ी। उस कमीने जियो यांगलोंग, तूने तो मुझे 100 मिलियन जुवान पॉइंट्स के बदले क्यूईयू को बेचने की योजना बनाई थी। मैं उन्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगी। उसने किन यून को पूछताछ में हस्तक्षेप न करने का कारण अपने दिल में छिपे गुस्से को बाहर निकालना था। किन यून ने 1 किलोमीटर से भी अधिक दूर स्थित गुफा की ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा, कोई बाहर आ गया है। जियो यूमेई ने भी देखा और अपने पैर पटकते हुए धीमी आवाज में गाली दी। ये क्यूईयू है, वह आवारा। अध्याय 167 आत्मा शोधन राक्षस। किन यून ने एक आदमी को बाहर निकलते देखा। उसका पतला, लंबा चेहरा और कठोर भाव था। उसके कपड़े उन दोनों हत्यारों जैसे ही थे। बाहर आकर उसने नकाब पहना और आकाश में उड़ गया। ये कमीना मुझे खरीदने के लिए असल में 1 करोड़ जुवान पॉइंट्स का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। कितना कंजूस! क्या मेरी कीमत सिर्फ इतनी ही है? जियाओ यांग लॉन्ग ने मुझे इस तरह बेचने की हिम्मत की है। तुम दोनों जानवर! जितना अधिक जियाओ यूमेई ने इसके बारे में सोचा, उतना ही वह क्रोधित हो गई। जब किन यून ने क्यूयू को जाते देखा तो उसने धीरे से पूछा, जुवान पॉइंट वेल्थ लिस्ट में पहले स्थान के लिए उसके पास कितने जुवान पॉइंट हैं? जियाओ यूमेई ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, 1 अरब। इसे असली योग्यता से हासिल नहीं किया जाना चाहिए था। यांगलोंग के पीछे जरूर कोई टीम थी। तुम्हारे गुरु यांग शी यू और मेरी बहन को ये अंक खुद ही कमाने चाहिए थे। किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो क्यूयू की टीम को तबाह कर देते हैं। देखते हैं कि भविष्य में वह कितनी जल्दी और जुवान पॉइंट्स हासिल कर पाता है। जियाओ यूमेई ने किन यून को उत्साह से खींचने से पहले बार बार सिर हिलाया। वह दौड़कर उसके पास पहुंचने वाली थी। रुको, चलो अपना भेष बदल लेते हैं। किन यून ने दोनों हथियारों के मुखौटे उतार दिए और जियो यूमेई को दे दिए। जियो यूमेई ने इसे पहनने के बाद हंसते हुए कहा, चलो अंदर जाने के बाद सबसे मजबूत मार्शल बॉडी लेवल 8 को जल्दी से खत्म कर देते हैं। मैं बाकी सबको एक हाथ से मार सकती हूँ। 7वें स्तर के मार्शल कलाकारों में जब तक वह किन जेनफ्लेग या क्यूयू नहीं थे, वे उसके मुकाबले में नहीं थे। उसकी आंतरिक शक्ति पहले से ही बहुत प्रबल थी। अब उसने एक स्पिरिट पावर अटैकिंग तकनीक और एक बहुत ही अच्छी स्पिरिट आर्टिफैक्ट सीख ली थी। चाहे वह एक साधारण 7वें स्तर का मार्शल बॉडी ही क्यों न हो, वह पल भर में मार डालने में सक्षम थी। हालांकि किन यून अभी भी चिंतित है। उसने उसे 10 ताबीज सौंप दिए। कुछ ही देर में वे गुफा में दाखिल हो गए। अंदर मौजूद सभी लोग बहुत निश्चिंत थे और जब उन्होंने अपने जैसा ही मुखौटा पहने हुए व्यक्ति को देखा तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, शराब की तेज गंध फैल गई। साथ ही जमीन पर टूटे हुए शराब के बर्तन भी हर जगह दिखाई देने लगे। ये सुनकर किन यून खुश हो गया। अंदर मौजूद सभी हत्यारों ने शराब पी ली थी और उन्होंने खूब पी भी ली थी। हालांकि जियो यूमेई और किन यून अभी भी सतर्क हैं। जियो यूमेई ने अपनी मिरर मार्शल स्पिरिट निकाली और गुफा में सभी मार्शल स्पिरिट्स का पता लगाने की कोशिश की। वह जल्द से जल्द लेवल 8 के 2 मार्शल बॉडी हथियारों को ढूंढने में कामयाब रही। दूसरी ओर किन यू ने अपनी आदिम आत्मा को गुफा के अंदर की आभा की जांच के लिए अपने शरीर से बाहर भेज दिया। उसे 8वें स्तर के मार्शल बॉडी में 2 हत्यारों को जियाओ यूमेई से भी तेज ढूंढना था। मुझे उनसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। जियो यूमेई ने अपनी आवाज किन यू तक पहुंचाई। गुफा के रास्ते से गुजरते हुए कई नशे में धुत हत्यारे जमीन पर पड़े दिखाई दे रहे थे। उनमें से कई नशे में बातें कर रहे थे और एक भी वार झेल नहीं पा रहे थे। किन यू और जियो यूमेई सबसे भीतरी पत्थर के कमरे में आए। जैसे ही उसने प्रवेश किया, जियो यूमेई ने अपनी आत्मा को केंद्रित करने वाली हत्या कला को उजागर किया और हमला करने के लिए बड़ी मात्रा में मानसिक शक्ति जारी की। ये कहना जरूरी था कि 8वें स्तर के मार्शल बॉडी में एक हत्यारा बहुत शक्तिशाली था। जब उन्होंने किसी को अंदर आते देखा तो उन्हें तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। जियो यूमेई की चाल भी बहुत तेज थी। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने अपनी सबसे शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा का प्रहार किया, जिससे दोनों हत्यारों के सिर में दर्द होने लगा और वे अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। किन यून ने हमला किया और अपनी तलवार की एक लहर से हत्यारों के सिर काट डाले। उसकी कार्रवाई बेहद कारगर थी, तेज। जियो यूमेई ने ये कहने के बाद वह पत्थर के कमरे से बाहर निकल गई। अपनी तलवार को आगे पीछे चलाने के लिए नियंत्रित किया ताकि बाहर मौजूद उन 7 हत्यारों को मार सके। किन यून ने अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा की तलवार को नियंत्रित किया और जल्दी से हत्यारों के सिर काट दिए। समय समय पर वह आत्मा को केंद्रित करके हत्या का हमला करता रहता।
दर्जनों नशे में धुत हत्यारे किम यून और शियाओ यूमेई के लिए मुर्गे जैसे थे। वे सभी आसानी से मारे गए। जियो यूमेई ने हल्की सी आह भरी और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्यू पहले भी यहाँ आया था, वह सारी शराब यहाँ लाया था। मुझे आश्चर्य है कि वह इतना खुश क्यों है और इतना जश्न क्यों मना रहा है। मैंने सबसे अंदर वाले पत्थर के कमरे में एक बक्सा देखा, हो सकता है उसमें कुछ हो, चलो अंदर जाकर देखते हैं, किम यून ने कहा। पत्थर के कमरे में घुसकर वे सीधे मेज के पास गए। मेज के दोनों ओर 2 8वें दर्जे के मार्शल बॉडी हत्यारे, जिनके सिर कटे हुए थे, बैठे थे। किम यून ने बक्सा खोला और उसमें से एक बड़े जानवर की खाल निकाली। उसे खोलते ही उसे एहसास हुआ कि वह एक नक्शा था। उसने नक्शे के एक हिस्से पर उंगली फिराई। स्याही अभी सूखी नहीं है, इसे अभी कुछ देर पहले ही बनाया गया है। ये कैसा नक्शा है? नीचे एक और पत्र है, मुझे देखने दो। जियाओ यूमेई ने लिफाफा खोला और हैरानी से उसे देखा। पत्र की सामग्री से अंदाजा लगाया जा सकता था कि क्यू ने दूसरों को स्वर्गीय घटना निषिद्ध क्षेत्र में आमंत्रित करने के लिए नक्शे बांटे थे। निषिद्ध क्षेत्र? क्या यह वही जगह है जहां आत्मा शोधन करने वाला शैतान कैद है? किम यू ने चौंक कर कहा, क्यू ने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया? जब तक कोई व्यक्ति तीनों साम्राज्यों के शाही परिवारों का सदस्य था, तब तक वह आत्मा शोधन राक्षस के मामले से परिचित था। आत्मा शोधन दानव कई साल पहले एक महादानव था। ऐसा कहा जाता था कि वह एक राक्षसी कला सीखता था और दूसरे व्यक्ति की क्षुद्र आत्मा को चूसने की दुष्ट कला में पारंगत था। इसके अलावा वह किसी व्यक्ति की क्षुद्र आत्मा को निकालकर अपनी क्षुद्र आत्मा को भी शक्तिशाली बना सकता था। यह एकमात्र बात थी जो किम यू और जियो यूमेई जानते थे। जियो यूमेई ठंडी हंसी। तीनों साम्राज्यों के इतिहास की किताबों के अनुसार आत्मा शोधन करने वाला राक्षस अक्षम्य है और उसे यातना देकर मार डालना चाहिए। हालांकि क्यूई साम्राज्य ने उसे इतने लंबे समय तक जीवित रहने दिया। ये स्पष्ट है कि वे इस पागल राक्षस को आत्मा शोधन तकनीक सौंपने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। किम यू ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मैंने शिक्षक यांग को कहते सुना है कि कुछ अनोखी दवाएं होती हैं जो मतिभ्रम पैदा कर सकती हैं। फिर आप लोगों से कुछ भी मांग सकते हैं। मुझे मत बताओ कि क्यू ने इस तरह की गोली में महारत हासिल कर ली है। उसे लगता है कि वह निश्चित रूप से शैतान से आत्माओं को परिष्कृत करने की कला के बारे में बात करवा सकता है। जियो यूमेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये देखकर कि क्यू इतना खुश था, यहाँ तक कि जश्न मनाने के लिए भी आया था, शायद उसे वास्तव में इस तरह की गोली मिल सकती है। किम यून ने कहा, कुछ पत्थर के कमरे हैं जो सीलबंद हैं, अंदर कुछ तो होगा, चलो उन्हें खोलकर लूट लेते हैं। बाद में उन दोनों ने सभी बंद कमरे खोल दिए। अंदर बहुत ठंड थी और कक्षा 6 के कुछ और कक्षा 7 के कुछ जानवर रखे हुए थे। ये दुष्ट जानवर मरे हुए थे, लेकिन उनकी खाल और हड्डियां बहुत महंगी थीं। किम यून ने स्वाभाविक रूप से उन सबको ले लिया। जियो यूमेई गुफा से बाहर निकली और बोली, बड़े भाई, चलो हम भी स्वर्गीय घटना के निषिद्ध क्षेत्र में चलते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में एक निषिद्ध क्षेत्र का निर्माण करेंगे। किम यू ने एक पल सोचा और कहा, अगर हम निषिद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो हम क्यू और उसके द्वारा आमंत्रित लोगों से मिल सकते हैं। जियाओ यूमेई ने कहा, अगर हम सावधान रहें तो सब ठीक रहेगा। हमें जाकर देखना चाहिए। अगर वे सचमुच आत्मा शोधन कला हासिल कर लेते हैं तो हम ये खबर फैला देंगे। किम यून ने सिर हिलाया और नक्शा निकाला। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि लाल बिंदु क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के बाहरी क्षेत्र में था। क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला, जो तियानक्यू साम्राज्य के पास है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। उनके लिए वहाँ निषिद्ध क्षेत्र बनाना कोई अजीब बात नहीं है। मुझे बस यह नहीं पता कि वहाँ भूत प्रेत हैं या नहीं। किम यून ने नक्शा पहले ही याद कर लिया था। जियो यूमेई ने अनुमान लगाया, शायद वहाँ बड़ी संख्या में शक्तिशाली भूत जानवर हैं, इसीलिए क्यू ने दूसरों को अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित किया। किम यून ने कहा, हमारे पास भूत प्रेतों से निपटने का अनुभव है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे रात भर यात्रा करते हुए निषिद्ध क्षेत्र की ओर बढ़े। रात काफी हो चुकी थी, आसमान बादलों से भरा हुआ था और तारे और चांद धुंधले पड़ गए थे। किम यून और शियाओ यूमेई कम ऊंचाई पर उड़ते हुए क्यूई साम्राज्य की दिशा की ओर बढ़ रहे थे। किम यून भी एक आत्मा कलाकृति पर उड़ रहा था। हालांकि उसकी गति कुछ धीमी थी, वह बहुत स्थिर और शांत था। उसकी खपत बहुत ज्यादा नहीं थी। उन्होंने कहा, यूमेई, क्या तुम्हें तियानजुआन मार्शल स्कूल लौटने की जरूरत नहीं है? जियाओ यूमेई का चेहरा उतर गया और उसने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश हूँ। मुझे तियानजुआन मार्शल स्कूल से नफरत है। शुक्र है, मैं उनकी किसी भी शर्त से सहमत नहीं थी, इसलिए मैं अपनी मर्जी से चली गई। चूंकि उसने जियाओ यूएलन की गलतियों से सबक सीखा था, इसलिए उसने तियान जियाओ साम्राज्य के नियंत्रण से मुक्त होने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। अब चूंकि उसकी साधना 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में थी, इसलिए उसे एक निश्चित स्तर की शक्ति वाला माना जा सकता था। किम यून ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तियानशुआन मार्शल स्कूल क्यों नहीं छोड़ देते और टीचर डू को तुम्हें अपना छात्र स्वीकार करने देते? स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी में टीचर डू काफी प्रतिष्ठित हैं, यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल को भी उनकी बात माननी पड़ती है। ठीक है, मैं वापस जाकर टीचर डू से बात करती हूँ। जियाओ यूमेई ने जल्दी से सिर हिलाया। मुझे स्टार जुआनवू अकादमी न जाने का बहुत अफसोस है। मेरी मौसी ने ही मुझे वहाँ बुलाया था। मेरी मौसी अब मेरी टीचर भी हैं। खुशकिस्मती से वह मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार करती हैं। क्या आपकी चाची आपको बेचना चाहती थी? किम यून ने पूछा। बिल्कुल नहीं, वैसे वो भी बहुत पुराने ख्यालात की है। जब उसे पता चला कि तुम और मैं साथ हैं तो उसने मुझे सबक सिखाया।
जियाओ यूमेई ने शरारत से हंसते हुए कहा, उसे बस मुझसे जलन हो रही थी क्योंकि मैं दूसरे मर्दों के साथ यूं ही खेल सकती थी। उस समय चाची भी बहुत दबाव में थी, शुक्र है कि उनकी शादी नहीं हुई थी। किन यून ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारी चाची का नाम जियाओ जुआन किन है? वो इतने सालों से अकेली हैं, जरूर उनका स्वभाव बहुत खराब होगा। जियो यूमेई ने हंसते हुए कहा, उसके सामने ऐसा मत कहो, अन्यथा वह तुम्हें पीटेगी। रास्ते भर वे बातें करते और हंसते रहे और पता ही नहीं चला कि भोर हो गई। उन्हें दूर एक घुमावदार नदी भी दिखाई दी, जो सुबह की धूप में सुनहरी नदी की तरह चमक रही थी। नदी के पास घना जंगल था, नक्शे जैसा ही निषिद्ध क्षेत्र इसी घने जंगल में छिपा था। चलो जमीन पर चलते हैं, जियाओ यूमेई ने कहा। किन यून ने सिर हिलाया और दोनों जंगल में उतर गए। वे सावधानी से आगे की ओर दौड़े। वहाँ क्या होने वाला है? जियो यूमेई ने बुदबुदाया। किन यून ने कहा, जब हम ऊपर से देख रहे थे तो हमें कोई पहाड़ी या इमारत नहीं दिखी। वहाँ सिर्फ एक बड़ा जंगल है, इसलिए मुझे लगता है कि यह कोई भूमिगत इमारत है। जियो यूमेई ने सोचा और उसी नतीजे पर पहुंची। जैसे ही वह किन यून की तारीफ करने वाली थी, उसने अचानक अपने आसपास हलचल महसूस की। उसके हाव भाव बदल गए। हमें पकड़ लिया गया है। किन यून को लगा कि कुछ लोग उसकी ओर आ रहे हैं। भागो! जियो यूमेई तुरंत आगे बढ़ी। किन यून उसके पीछे पीछे चल रहा था और लगातार अपने आसपास का नजारा देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उनका पीछा कर रहे सभी लोग 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में थे। उनकी गति कौशल बेहद शानदार थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने सामने हरी ईंटों से बना एक छोटा सा पत्थर का घर देखा। पत्थर के घर के चारों ओर 10 से ज्यादा लोग खड़े थे, जिनमें क्यूयू भी शामिल था। अध्याय 168 निषिद्ध क्षेत्र। जब जियाओ यूमेई ने अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा तो वह चिल्लाई, मेरी चाची भी यहाँ है। सामने खड़े 10-10 लोगों के बीच नीली पोशाक पहने एक लड़की खड़ी थी। उसका स्वभाव नेक था, उसमें एक परिपक्व आकर्षण था और उसका सुंदर अंडाकार चेहरा कठोरता से भरा था। जब उसकी खूबसूरत आंखों ने जियाओ यूमेई को देखा तो वे चौंक गईं और क्रोधित हो गईं। जियाओ जुआन किन ठंडी हवा का झोंका लेकर ऊपर तैरती हुई आए। उसका चेहरा बर्फ से भरा हुआ था। यूमेई, तुम यहाँ क्यों हो? यह आदमी कौन है? ये किन यून है, एक बुजुर्ग चिल्लाया। ये तियान शुआन मार्शल स्कूल का एक शिक्षक था। किन यून की उपस्थिति से लगभग 1 दर्जन लोग आश्चर्यचकित हो गए। जल्दी करो, किन यून को पकड़ो, एक अलंकृत लाल कवच पहने युवक चिल्लाया। ये युवक क्यूयू था। उसका लंबा, पतला, गोरा चेहरा एक गहरी निर्दयता से भरा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्यूयू ने ही उसका और शियाओ यूमेई का सौभाग्य नष्ट कर दिया था। जब जियाओ यूमेई ने ये देखा तो वह जल्दी से रुकी और अपनी बाहें फैलाकर किन यून के सामने खड़ी हो गई। वह स्टार जुआन वू अकादमी का छात्र था। कि यू, अगर मैंने स्टार जुआन वू अकादमी को इसके बारे में बताया तो तुम्हें जरूर निकाल दिया जाएगा। जियो जुआन किन ने ठंडे स्वर में कहा। यूमेई, तुम अभी भी उसके साथ क्यों हो? रुको, तुम्हारे ऊपर धातु की हड्डियों का आभामंडल है और तुम 7वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में कदम रख चुकी हो। जब क्यूयू और अन्य लोगों ने ये सुना तो उनके हाव भाव बदल गए। 14 वर्षीय जियाओ यूमेई भी 7वें स्तर के मार्शल बॉडी दायरे में थी। हाँ, मैं अभी अभी टूट कर आई हूँ, जियाओ यूमेई ने कोमल स्वर में कहा। चाची, आपको किन यूं पर हमला करने की इजाजत नहीं है, वरना मैं आपको नजरअंदाज कर दूंगी। मैं उसे कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ तो कर सकती हूँ, है ना? उसके जैड जैसे हाथ के एक झटके से एक नीली रोशनी प्रकट हुई और उसने जियाओ यूमेई को घेर लिया। उसके बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। जियो जुआन किन 30 साल से ज्यादा उम्र की थी और 9वें स्तर के मार्शल बॉडी की एक मार्शल आर्टिस्ट थी। वह कमजोर नहीं थी, इसलिए उसके लिए जियो यूमेई को दबाना आसान था। किन यून ने देखा कि स्थिति गड़बड़ है, इसलिए उसने जल्दी से कुछ अग्नि तावीज निकाले। वे आग की लपटों में फट गए और फिर अफरा तफरी का फायदा उठाकर आगे बढ़ गए। यहाँ ज्यादातर लोग 9वें स्तर के मार्शल बॉडी के थे। स्वाभाविक रूप से वे किन यून के अग्नि तावीजों से नहीं डरे और जल्दी से तितर बितर हो गए। उन्होंने एक बड़ा घेरा बनाकर उसे घेर लिया। किन यून हरी ईंटों वाली इमारत की ओर भागा और तुरंत उसे घेर लिया गया। क्यूयू की आवाज कठोर थी जब वह चिल्लाई, किन यून, तुम स्टार जुआन वू अकादमी में क्यों नहीं रह रहे हो? तुम असल में यहाँ अपनी जान देने आए हो। जियो यांगलोंग तुमसे बहुत नफरत करता है। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वह जरूर बहुत खुश होगा। हा हा हा। जियो यूमेई गुस्से से भर गई। उसने तुरंत संघर्ष किया और आक्रोश से भरी आवाज में कहा, क्यूयू, अगर तुमने मेरे भाई पर हमला करने की हिम्मत की, भले ही मैं जियो यूमेई अपनी छोटी सी जान जोखिम में डालूं, मैं तुम्हारे पूरे तियान की साम्राज्य का इस हद तक संहार कर दूंगी कि जमीन पर खून का एक कतरा भी नहीं बचेगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक बार कोशिश करके देखो। क्यूयू ने नीली रोशनी में लिपटी हुई जियाओ यूमेई को देखा। वह अपने दांत पीसने और मुठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाया। जियाओ यूमेई की 14 साल की उम्र में 7वें स्तर के मार्शल बॉडी में प्रवेश करने की क्षमता जियाओ युलान जितनी ही भयावह थी। वे दोनों इतनी प्रतिभाशाली थीं कि बहुत कम उम्र में ही मार्शल दाव क्षेत्र तक पहुंच गईं। तियानची राजपरिवार में ज्यादा मार्शल दाव साधक नहीं थे। अगर किसी मार्शल दाव साधक ने उनका बदला ले लिया होता तो उनका देश तबाह हो जाता। चाची, आप वास्तव में क्यूयू जैसे कुत्ते के साथ घूम रही हैं। मैंने आपको गलत समझा है।
मैं अब आपके साथ परेशान नहीं होना चाहती। जब जियो यू मेई ने देखा कि किन यूं घिरा हुआ है और मुसीबत में है और वह उसकी मदद नहीं कर सकती तो उसे बहुत गुस्सा आया। जियो जुवान किन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियो यू मेई को बड़ा होते देखने के बाद उसके मन में किन यूं के लिए इतनी सच्ची भावनाएं होंगी। जैसे ही जियो जुवान किन यूं को बचाने के लिए जाने वाला था, तियान जुवान मार्शल स्कूल के एक बुजुर्ग ने अचानक किन यूं पर हमला कर दिया। टकराना। किन यून को 9वें स्तर के मार्शल बॉडी के हथेली के प्रहार का झटका लगा। उसका शरीर पीछे की ओर उड़कर नीले पत्थर के घर के पत्थर के दरवाजे से टकरा गया। जैसे ही उसे पत्थर के दरवाजे में फेंका गया, दरवाजा तुरंत बंद हो गया। जब बूढ़े व्यक्ति ने लड़ाई खत्म की तो वह जोर जोर से हंसने लगा। बूढ़े कमीने, तुमने क्या किया? जियो यू मेई दहाड़ी। छोटी बच्ची, अपना मुंह साफ करो। जब बूढ़े आदमी को इस तरह सबके सामने डांटा गया तो वह बहुत गुस्से में था और ठंडे स्वर में बोल रहा था, बूढ़े कमीने, तुम्हारा पूरा परिवार सुअरों और कुत्तों से भी बदतर है। क्रोधित जियो यू मेई ने गाली देना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोग अचंभित रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी नज़र में जियो यू मेई एक अपेक्षाकृत ठंडी और अलग थलग लड़की थी। फिर भी इस समय वह वास्तव में ऐसे अश्लील शब्द बोल रही थी। बेशक जियाओ जुवान किन जियाओ यू मेई के असली व्यक्तित्व को जानती थी। उसकी नाराज आंखों को देखकर वह जानती थी कि अब से लोग उससे नफरत करेंगे। उसे हमारे तियानची निषिद्ध क्षेत्र में बंद कर दिया गया है। मेरे शाही पिता के अलावा उसे कोई और नहीं छुड़ा सकता। क्यूयू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर उसे बचाना है तो मेरे शाही पिता को ढूंढो। बूढ़े कमीने, मेरे भाई की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुमने उसे वर्जित क्षेत्र में क्यों भेजा? मुझे तुम्हारा नाम पता है, बस तुम इंतजार करो। अगर मैंने ये बदला 10 गुना ज्यादा नहीं लिया तो मैं जियाओ यू मेई निश्चित रूप से बिजली की चपेट में आ जाऊंगी और मेरे दिल में 10,000 तीर चुभेंगे और मर जाऊंगी। तुम सब बस इंतजार करो। जियो यू मेई की खूबसूरत आंखें पहले से ही लाल थीं। उसके शरीर पर आक्रोश बेहद घना था और जियो जुवान किन जो उसके पीछे थी वह पसीने से तरबतर हो गई। जियो जुवान किन, भाग जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। जियो यू मेई की आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उसकी आंखें निर्दयता से भरी थीं, घनी शत्रुता से भरी थीं, बिल्कुल उसकी बड़ी बहन जियो यू लैन की तरह। यू मेई, शांत हो जाओ, जियो हुआन किन चिल्लाया। चुप रहो। जियो यू मेई उन्मत्त होकर चिल्लाई, उसकी आवाज गले से बाहर आ रही थी। उसके शरीर से एक मजबूत मानसिक बल निकल रहा था जिससे सभी को चक्कर आ रहा था। जियो यू मेई के जियो जुवान किन से मुक्त होने के बाद हर कोई हैरान रह गया और तुरंत बचाव करने की कोशिश की। वह जानती थी कि वह यहाँ के लोगों को नहीं हरा सकती, इसलिए वह जल्दी से अपनी उड़ती हुई तलवार पर उड़ गई। जियाओ जुवान किन ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुसीबत खड़ी कर दी है। जल्दबाजी में हमला करना और किन यून को निषिद्ध क्षेत्र में भेजना तुम्हारी समस्या है। बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, किसने सोचा था कि वह लड़की किन यून की इतनी रक्षा करेगी? अगर हम किन यून को पूरी तरह से हरा दें तो क्या बहुत से लोग ऐसा नहीं करना चाहेंगे? क्यूयू ने कहा, मैं क्यूयू को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जियाओ यू मेई के सामने बिल्कुल नहीं कर सकता, वरना तुम्हें जियाओ यू मेई को मारना होगा ताकि वह मेरा बदला न ले सके। अभी वह एक कदम उठाना चाहता था, लेकिन जब उसने जियो यू मेई के शब्दों को सुना जो हत्या के इरादे से भरे थे तो वह तुरंत रुक गया। जियो जुवान किन ने आह भरी, तुम सबने अभी देखा कि यू मेई मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है ना? जब से वह छोटी थी तब से वह हमेशा मेरी सबसे ज्यादा बात सुनती थी, लेकिन इस बार यह ऐसा हो गया है। मुझे उसे जल्दी से तियान जियो साम्राज्य में वापस लाना होगा ताकि दूसरे उसकी देखभाल कर सकें। वह जल्दी से हवा में उठी और जियाओ यू मेई का पीछा करने लगी। बूढ़ा आदमी ठंडी हंसी हंसा, डरने की क्या बात है? क्या वह अभी छोटी बच्ची नहीं है? अगर वह तियान शुआन मार्शल स्कूल और तियान शियाओ साम्राज्य में वापस नहीं लौटी तो वह कहाँ जाएगी? अगर वह और भी मजबूत बनना चाहती है तो उसे इन 2 जगहों पर जाना ही होगा। वह भी मुझसे नफरत करती रही है। ये सब किन यून की गलती है। नीली ईंटों वाले घर की ओर देखते हुए कि यून ने गुस्से से कहा, हम यहाँ आत्मा शोधन तकनीक प्राप्त करने आए थे, लेकिन अब हमने किन यून को अंदर डाल दिया है। किसी और के साथी होने पर पागल आत्मा राक्षस निश्चित रूप से हमारा साथ नहीं देंगे। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, संक्षेप में यह कोई बुरी बात नहीं है। किन यूं अब कभी बाहर नहीं आ पाएगा। इस आदमी का अस्तित्व हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि उसके भीतर का युवान नष्ट हो गया है, फिर भी उसके हाथों में जो आत्मा के शिलालेख हैं वे दिव्य शिलालेख महल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भविष्य में अगर वह दिव्य शिलालेख महल पर भरोसा करेगा तो काफी हंगामा मचा सकेगा। आत्मा शोधक राक्षस 200 से भी ज्यादा सालों से अंदर फंसा हुआ है, अकेलेपन से तड़प रहा है। अगर हम किसी को अंदर भेजकर उसकी बोरियत दूर कर सकें तो बहुत मुमकिन है कि वह हमसे समझौता कर ले और आत्मा शोधन कला हमें सौंप दे। इस बार हमारी योजना नाकाम हो गई। चलो चलें अंदर। किन यून के मरने के बाद हम वापस आएंगे। किन यून ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। आत्मा पिशाच उसे जिंदा ही खा जाएगा। सब चले गए, लेकिन क्यूयू के विचार भारी थे। अभी अभी वह जियाओ यू मेई की असीम नफरत को महसूस कर पा रहा था, एक ऐसी नफरत जो खून के समुद्र जितनी गहरी थी और जिसने उस पर बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के पूर्वी महल के प्रवेश द्वार पर जियो यांग लॉन्ग अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर घूम रहा था, जैसे कि वह किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही देर बाद नीले रंग के कपड़े पहने हुए जियाओ यू लैन और यांग शीयू ठंडे चेहरे के साथ बाहर निकले। जब उन्होंने जियाओ यांग लॉन्ग को देखा तो उनकी आंखें घृणा से भर गईं। उन्हें उससे बहुत नफरत हो गई।
जियो यांग लोंग की आंखों में, उसके दिल में नफरत थी। अगर यांग शियू की प्रतिभा न होती तो वह जबरदस्ती एक बड़ी शादी का इंतजाम कर देता, और अब वह इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। यह क्या है? जियो युलन ने ठंडे स्वर में कहा। जियाओ यांगलोंग ने भी ठंडे चेहरे से कहा, यू मेई गायब हो गई है। आंटी के अलावा उसके तुम्हारे साथ सबसे अच्छे रिश्ते हैं। अब उसका अपनी आंटी से झगड़ा हो रहा है। इस बार मामला बहुत गंभीर है, पहले जैसा नहीं जब वो बस थोड़ा गुस्सा दिखा रही थी। तुमने उसकी आत्मा कलाकृति चुरा ली है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यह ऋण चुकाऊंगा। एक अदृश्य हत्या का इरादा अचानक सामने आया, जिससे जियो यांगलोंग अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। यू मेई ने किन यून के साथ मिलकर तियान जियाओ साम्राज्य के लाभों की उपेक्षा की है, यह उसकी सजा है। जियाओ यांगलोंग ने ठंडे स्वर में कहा और एक भयानक आभा भी छोड़ी। वह एक मार्शल दाव अभ्यासी था, तो फिर तुम खुद ही उसे ढूंढ लो। जियाओ युलान की बात खत्म होने के बाद वह मुड़ी और जाने ही वाली थी। किन यू को तियान शुआन मार्शल स्कूल की एक शिक्षिका ने निषिद्ध क्षेत्र में भेज दिया था। इसी बात पर यू मेई नाराज थी। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि वह कुछ और कर सकती है? जियो यांगलोंग के शब्दों से यांग शियू की आंखें कांप उठीं। जियाओ युलन ने खाली आंखों से देखा, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यही सबसे अच्छा होगा। ऐसा मत सोचो कि यू मेई आसानी से परेशान होने वाली छोटी लड़की है। वह बहुत खूंखार है, मुझे भी हार माननी पड़ेगी। यांग शियू ने धीमी आह भरी। किन यून पहले ही ऐसी हालत में पहुंच चुका है, वे उसे जाने दिए बिना क्यों परेशान कर रहे हैं? वह जियाओ युलन के पीछे पीछे चली, उसका दिल भारी था और वह पूर्वी महल हॉल की ओर चल पड़ी। किन यून, यह अच्छी बात है कि तुम्हें निषिद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया, वरना मैं तुम्हें मौत से भी बदतर सजा देता। जियो यांगलोंग ने अपनी मुठियां कस लीं, उसके दिल से खून टपक रहा था। जियो यू मेई 7वें स्तर के मार्शल बॉडी तक पहुंच चुकी थी। इस स्तर की प्रतिभा के साथ तियान जियो साम्राज्य का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना ही काफी था, लेकिन अब वह गायब हो गई थी। पूरा तियान जियो साम्राज्य स्तब्ध था। यदि उसने उसे दोषी ठहराया तो जियो यांगलोंग को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि उसने जियो यू मेई के भंडारण कंगन को चुरा लिया था, जिससे उसने बहुत पहले ही उसके दिल में क्रोध के बीज बो दिए थे। और जाहिर है, सबसे ज्यादा चिंतित जियाओ जुवानकिन थी। वह जियाओ युएलन जैसी ही थी। वह इस छोटी बच्ची के व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझती थी। वह एक ऐसी छोटी चुड़ैल थी जो बेहद दुष्ट होने के लिए ही पैदा हुई थी। जब उसने अपना दिल पक्का किया तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या जरूरी है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी ताकत कमजोर नहीं थी, उसकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत थी और उसने दिव्य शाही कला और आत्मा को केंद्रित करने वाली हत्या तकनीक का भी अभ्यास किया था, जो शक्तिशाली आध्यात्मिक बल हमले थे। अध्याय 169। किन यून को निषिद्ध क्षेत्र में भेजे जाने की खबर बहुत तेजी से फैल गई। डू गुई बेहद उदास था। उसे सचमुच यकीन हो गया था कि एक अच्छे छात्र को उस निषिद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया है। जी वुफेंग, हुओ जोंग और म्यू रोंग सभी डू गुई की तलाश में आए थे। वे किन यून को बचाना चाहते थे और डू गुई ने उनके विचार का समर्थन किया। हालांकि अभी उनके पास उस तरह की ताकत नहीं थी, इसलिए उन्हें वापस जाकर प्रशिक्षण लेने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि यदि किसी के पास मार्शल दाव क्षेत्र साधक की शक्ति भी हो तो भी यह निश्चित नहीं था कि वे उसे निषिद्ध क्षेत्र से बचा पाएंगे। स्वर्गीय घटना निषिद्ध क्षेत्र एक जंगल में स्थित था। प्रवेश द्वार पर एक नीले पत्थर का घर था। जब किन यून को दरवाजे से बाहर निकालकर पत्थर के घर में फेंक दिया गया तो वहाँ एक गहरा सीधा रास्ता था जो 1000 मीटर से अधिक की गहराई तक जाता था। तियान शुआन मार्शल स्कूल के एक बुजुर्ग ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था, इसलिए वह अपनी आंतरिक शक्ति का संचार नहीं कर पा रहा था। उसकी चेतना भी धुंधली थी, इसलिए वह बस अपने शरीर को नीचे गिरने दे सकता था। उसे ये भी लग रहा था कि वह बहुत बुरी तरह गिरेगा। हालांकि गिरने के बाद वह एक बहुत ही नरम वस्तु पर गिरा। हालांकि टक्कर के कारण वह फिर भी बेहोश हो गया। कुछ दिनों बाद किन यून ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने दीवारों पर एक धुंधली सफेद रोशनी देखी और जल्दी से उठकर अपने आसपास का नजारा देखने लगा। वह एक पत्थर के कमरे में था और दीवार पर कुछ रात्रि प्रकाश मोती लटके हुए थे। मुझे याद है, मुझे नीले ईंटों वाले घर में उड़ा दिया गया था। क्या ये हो सकता है कि मैं स्वर्गीय घटना निषिद्ध क्षेत्र में हूँ? किन यून को ये याद आया और वह घबरा गया। बच्चे, तुम सचमुच स्वर्गीय घटना निषिद्ध क्षेत्र में हो। उसकी आवाज किसी औरत जैसी कोमल थी। हालांकि बोलते समय जो व्यक्ति वहाँ से गुजरा था वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके सिर पर सफेद बाल थे और जो एक सुनहरे अजगर के सिर वाली छड़ी पकड़े हुए थी। बुढ़िया के चेहरे पर कुछ झुर्रियां थीं। वह प्यार से मुस्कुराई और पलंग के किनारे जाकर बैठ गई। बहुत से लोग जानते थे कि एक आत्माशोधक राक्षस स्वर्गीय घटना निषिद्ध क्षेत्र में कैद था। किन यून बचपन से ही इस मामले में बहुत स्पष्ट थे। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि पौराणिक आत्माशोधन दानव एक बूढ़ी औरत होगी। दादी, आप यहाँ क्यों हैं? किन यून को यह अविश्वसनीय लगा कि उसके सामने खड़ी बूढ़ी औरत कुख्यात दानव थी। मुझसे गलती हो गई और मुझे यहाँ बंद कर दिया गया। तुम्हारा क्या हुआ? बुढ़िया हंसी। उसकी मुस्कुराहट ने किन यून को बेहद असहज महसूस कराया। मेरा किसी से झगड़ा हो गया था और मुझे यहाँ भेजा गया था। किन यून ने जल्दी से अपनी बाईं बांह पर जुड़वा मार्शल आत्माओं को महसूस करने की कोशिश की। जब उसे एहसास हुआ कि वे अभी भी अंदर हैं, तो वह राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। उसे ये देखकर भी आश्चर्य हुआ कि उसके शरीर के सारे घाव भर गए थे। इससे पहले उस 9वीं परत के मार्शल बॉडी साधक ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था।
क्योंकि उसने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी ऊर्जा का संचार नहीं किया था, इसलिए उसके लिए इतनी जल्दी ठीक होना असंभव था। बुढ़िया हंसी, तुम्हारी चोट तो मैंने ठीक कर दी, तुम्हारी लड़ाकू प्रवृत्ति तो बड़ी दिलचस्प है, पर तुम्हें एक बड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ा। दादी, क्या आप महान दानव हैं? किन यून ने साहसपूर्वक पूछा जब उसने बूढ़ी औरत की उदारता देखी। बुढ़िया ने आह भरी, हाँ हाँ, मैं वही घिनौनी आत्मा शोधक राक्षस हूँ। मैंने तियानची साम्राज्य में बहुत से लोगों को शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट्स प्राप्त करने में मदद की थी, लेकिन वे कृतघ्न थे और मेरे पति के निधन के बाद उन्होंने मुझे आत्मा शोधन तकनीक सौंपने के लिए मजबूर किया। मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ डाल दिया। किन यून साम्राज्य के मंत्रियों के चरित्र को लेकर बहुत स्पष्ट था, इसलिए उसे विश्वास था कि बूढ़ी औरत की बातों पर भरोसा किया जा सकता है। दादी, इस बच्चे का नाम किन यून है। तियान किन साम्राज्य का एक राजकुमार। मैं मूल रूप से युवराज था, लेकिन विश्वासघाती अधिकारियों ने मुझे नुकसान पहुंचाया और युवराज के रूप में मेरा पद समाप्त कर दिया गया। 4 आत्मा शिराएं भी निकाली गईं, लेकिन वे अब भी मुझे निशाना बना रहे हैं। वे मुझे नष्ट कर देंगे। किन यून ने आह भरी, बाहर मेरे कई दुश्मन हैं, यहाँ ज्यादा सुरक्षित है। जब बूढ़ी औरत ने सुना तो वह क्रोधित होकर बोली, ये लोग सचमुच बहुत दुष्ट हैं, जो किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा की नस निकाल रहे हैं। तब आपकी उम्र क्या थी? 10 साल का। किन यून ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ये सब अतीत की बात है, मैं अब भी बुरा नहीं हूँ। मैं 6ठे स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में हूँ। तुम्हें उस व्यक्ति को याद रखना होगा जिसने तुम्हारी आत्मा की शिरा चुराई थी। उसके बाद तुम्हें उन्हें एक एक करके मार डालना होगा। तुम्हें इन दुष्टों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़िया का चेहरा लोहे जैसा कठोर, भयावह और ठंडा था। वह इस बात पर स्पष्ट रूप से बहुत क्रोधित थी। किन यून ने धीरे से पूछा, बूढ़ी दादी, मैंने सुना है कि आपने किसी और की मार्शल स्पिरिट निकाली है, क्या ये सच है? बुढ़िया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने जो निकाला है वह बिना मालिक वाली मार्शल स्पिरिट्स या जानवरों की आत्माएं हैं। मैं कभी भी लोगों से मार्शल स्पिरिट्स नहीं निकालती। बेशक अगर मुझे उन दुष्ट लोगों का सामना करना पड़े जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया है, तो मैं दया नहीं करूंगी। मैं तियानची साम्राज्य की 4 रखेलों में से एक थी। शाही हरम में महारानी के अधीन मैं सबसे बड़ी थी। सम्राट के निधन के बाद रानी को चिंता थी कि मैं सिंहासन के लिए लड़ूंगी। उसने न केवल मेरे दोनों बेटों को मार डाला, बल्कि मुझे आत्मा शोधन तकनीक सौंपने के लिए भी मजबूर करना चाहती थी। अगर ये बेवकूफ मेरे बेटों को नहीं मारते तो शायद मैं भी उनके साथ सहयोग करती। किन यून ने सिर झुकाकर पड़े हुए अभिलेखों को याद किया। वह फुसफुसाया, तियानची साम्राज्य के इतिहास में सचमुच एक ऐसा ही प्रसंग है। चौथी पत्नियों में से एक कियाओ रुइविन को इसलिए मार डाला गया क्योंकि उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गद्दी हथियाने की साजिश रची थी। कोई नहीं जानता था कि आत्मा को शुद्ध करने वाला दानव और यह उपपत्नी वास्तव में एक ही व्यक्ति थे। उस समय केवल कुछ ही लोग जानते थे कि मैं मार्शल स्पिरिट को परिष्कृत करना जानता हूं, और वे चिंतित थे कि मैं दूसरों के दिलों को जीतने के लिए आत्मा शोधन तकनीक का उपयोग करूंगा। इसलिए उन्होंने निर्णायक रूप से हमारे परिवार को खत्म करने के लिए एक कदम उठाया और फिर आत्मा शोधन को एक अक्षम्य राक्षसी तकनीक में बदल दिया, जिससे ऐसा हो गया कि कोई भी मुझे खोजने और शोधन तकनीक सीखने की हिम्मत नहीं कर सका। कियाओ रुइविन ने व्यंग्य किया। किन यून ने आश्चर्य से कहा, दादी कियाओ, आप 200 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ कैद हैं। आप कितनी बूढ़ी हो गई हैं? उस समय तो रानी को मर जाना चाहिए था, है ना? कियाओ रुइविन हंसा, बेशक मैंने अपनी आत्मा को सक्रिय रखने के लिए आत्मा शोधन कला का इस्तेमाल किया। जब तक मार्शल स्पिरिट बूढ़ी नहीं होती तब तक वह लंबे समय तक जीवित रह सकती है। इसके बाद किन यून ने कियाओ रुइविन को अपने साथ हुई सारी बातें बता दी। इससे उसे रानी के प्रति सहानुभूति हुई और वह उससे बहुत नफरत करने लगी। कियाओ रुइविन ने कहा, जियाओ यून, तुम्हारे शरीर में मार्शल स्पिरिट बहुत खास है। तुम्हें खुद ही यह पता होना चाहिए। क्योंकि यह बहुत खतरनाक था, इसलिए मैंने इन्हें अपनी बाह पर लगा लिया। अब मैं इसे वापस नहीं लगा सकती। किन यून बहुत परेशान थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या भविष्य में इसका मुझ पर कोई असर होगा। कियाओ रुइविन ने तुरंत कहा, जाहिर है इसका असर होता है। अगर आपकी सारी मार्शल स्पिरिट्स आपकी बाह में केंद्रित हैं, तो क्या होगा अगर भविष्य में आपकी बाह काट दी जाए? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपकी बाह को चोट नहीं लगेगी? किन यून का चेहरा चिंता से भरा हुआ था जब उसने पूछा, दादी कियाओ, क्या आप मेरी मार्शल आत्मा और आंतरिक युवान को मेरे डेंटियन में वापस लाने में मेरी मदद कर सकती हैं? इसे वापस अपने डेंटियन में क्यों ले जा रहे हो? मैं तुम्हारी कंपन मार्शल स्पिरिट और कंपन आंतरिक युवान को तुम्हारे हृदय में ले जाना चाहता हूँ। सोई हुई ज्वाला मार्शल स्पिरिट को अपनी बाईं भुजा पर ही रहने दो। इसे वापस अपने डेंटियन में क्यों ले जा रहे हो? ये सुनकर किन यून बेहद हैरान और मन ही मन खुश हुआ। कितना अच्छा होता अगर उसकी कंपन मार्शल स्पिरिट उसके हृदय तक पहुंच पाती। हृदय एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कंपन आंतरिक युवान की सुरक्षा के साथ उसे चोट पहुंचाना इतना आसान नहीं होता। कियाओ रुइविन हंसा, अगर आप उन्हें वापस डेंटियन में नहीं ले जाना चाहते तो आपको इसे अपनी तीसरी मार्शल स्पिरिट के आराम के लिए रखना होगा। तीसरी मार्शल स्पिरिट को रखने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। क्या ये सचमुच संभव है? किन यून ने उत्साहित होकर कहा, लेट जाओ और दादी माँ के साथ सहयोग करो। इस प्रक्रिया में तुम्हें अपनी मार्शल स्पिरिट को नियंत्रित करने के लिए अपनी चेतना की आवश्यकता होगी, कियाओ रुइविन ने कहा। किन यून के लेट जाने के बाद कियाओ रुइविन ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। उसने एक विशेष मानसिक शक्ति छोड़ी जिसने कंपन मार्शल स्पिरिट को जकड़ लिया।
इसके तुरंत बाद उसने धीरे धीरे कंपन वाले आंतरिक युआन को हिलाना शुरू किया और फुसफुसाया, कंपन वाला आंतरिक युआन पहले से ही तुम्हारे अग्नि आंतरिक युआन के अंदर है। अगर मैं इसे अभी बाहर निकालना चाहूं तो थोड़ा दर्द हो सकता है। बस सहन करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कंपन वाले आंतरिक युआन को वापस नहीं जाने दे सकते। किन युन ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर भौहें सिकोड़ लीं। कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को हिलते हुए महसूस किया। जैसे ही कियाओ रुइवन का हाथ धीरे धीरे हिला, उसने तेजी से अग्नि आंतरिक युआन की भीतरी दीवार को छुआ और उसे फाड़कर कंपन आंतरिक युआन तक पहुंचने ही वाला था। आह! किन यून दर्द से चिल्लाया, इसे सहन करो, ये जल्द ही हो जाएगा। कियाओ रुइवन भी पसीने से तरबतर थी और गहरी आवाज में चिल्ला रही थी। एक पल बाद दर्द धीरे धीरे कम हो गया। किन यू जोर जोर से हांफने लगा क्योंकि उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। कंपन वाला आंतरिक युआन आखिरकार अग्नि वाले आंतरिक युआन से अलग हो गया। कियाओ रुइवन के नियंत्रण में वह धीरे धीरे उसके हृदय की ओर बढ़ा। दादी कियाओ, मेरे अंदर का अग्नि युआन अब सो गया है। क्या इसे जगाने के लिए मुझे किसी बहुत शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट के साथ जुड़ना होगा? किन यून ने पूछा। हाँ, यह मार्शल स्पिरिट जरूर मजबूत होगी। अगर यह पर्याप्त मजबूत नहीं है तो यह आपकी अग्नि मार्शल स्पिरिट और आपके आंतरिक अग्नि युआन को नष्ट कर देगी। अच्छा हुआ कि आप मुझसे मिले, वरना अगर आप किसी मार्शल स्पिरिट की तलाश में जाते तो परिणाम बहुत गंभीर होते। बहुत जल्द किन यून ने अपने हृदय में एक प्रबल ऊर्जा का संचार महसूस किया। आंतरिक युआन का कंपन उसके हृदय में पूरी तरह से समा गया। अगर आपने ब्लैक येलो हॉट मेरिडियन की साधना नहीं की होती तो मैं इसे हिलाने में आपकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाता। केवल ब्लैक येलो हॉट मेरिडियन ही आपके आंतरिक युआन को लगने वाले आघात को झेल सकता है। अगर यह एक सामान्य वज्र हॉट मेरिडियन भी होता तो भी यह इसे झेल नहीं पाता और फट जाता। हृदय शरीर में ऊर्जा के संचार का केंद्र था। अब चूंकि उसमें कंपन ऊर्जा का संचार हो चुका था, इसका मतलब था कि कंपन ऊर्जा शरीर के हर हिस्से तक तुरंत पहुंचकर उसकी रक्षा कर सकेगी। धन्यवाद दादी कियाओ, किन यून ने हंसते हुए कहा। तुम मेरे साथ इतनी विनम्रता से क्यों पेश आ रहे हो? छोटे दोस्त, तुमने बहुत कुछ सहा है। आज जो हासिल किया है उसे हासिल करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। यह अफसोस की बात है कि मैं इस शापित जगह में फंस गया हूँ। कियाओ रुइवन ने आह भरी, भले ही मेरे पास मार्शल दाव क्षेत्र के साधक की ताकत हो, मैं बच नहीं पाऊंगा। दादी कियाओ, वो कौन सी खास बात थी जिसने आपको जाने से रोका? किन यून ने कई स्पिरिट मार्क्स पर महारत हासिल कर ली थी। वो देखना चाहता था कि क्या वो अंदर की सील तोड़ सकता है। अंदर एक अत्यंत शक्तिशाली संरचना है, एक आत्मा संरचना जो पूरे भूमिगत महल को घेरे हुए है। आप केवल बाहर से ही प्रवेश कर सकते हैं, अंदर से बाहर नहीं जा सकते, कियाओ रुइवन ने कहा। किन यून ने अपने आसपास की दीवारों को छुआ। उसने जांच करने के लिए दीवार में कुछ आदिम आत्मिक शक्ति डाली, लेकिन जब आदिम आत्मा बाहर निकल गई तो वह सफल नहीं हो सका। ये जगह स्वर्गीय दंडक मीनार से भी कहीं ज्यादा कठोर थी। आसपास का जायजा लेने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। बाहर एक लंबा रास्ता था और उस रास्ते में कई रास्ते थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कियाओ रुइवन ने किन यून को कुछ खोजते देखा और पास आकर खड़ी हो गई। जियाओ यून, मैं यहाँ 200 से ज्यादा सालों से हूँ और इस भूमिगत महल को अच्छी तरह जानती हूँ। नीचे 109 पत्थर के कमरे हैं, जिनमें सबसे बड़ा अष्टकोणीय आकार का कमरा है, और फिर 36 चौकोर पत्थर के कमरे जो काफी बड़े हैं और बाकी 72 पत्थर के कमरे जो गोल और छोटे हैं। अध्याय 170। किन यून अंधेरे गलियारे में चलते हुए सोचने लगा। उसने पूछा, दादी कियाओ, क्या इतने सालों में आप आध्यात्मिक ऊर्जा को सफलतापूर्वक ग्रहण कर पाए हैं? कियाओ रुइवन ने जवाब दिया, बिल्कुल, मैंने यही मार्शल दाव क्षेत्र को तोड़ा है। यह अजीब है, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा विशेष प्रतीत होती है। किन यून ने यह भी महसूस किया था कि यहाँ की आभा आंतरिक क्यूई के स्तर के करीब थी। इसके अलावा यह अत्यंत शुद्ध थी। जब वह स्वर्ग के दंड टॉवर में था तो वह बाहरी दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सका। वह यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित तो कर सकता था, लेकिन उसकी आदिम आत्मिक शक्ति बाहर नहीं जा सकती थी। निषिद्ध क्षेत्र को एक मजबूत अवरोध बनाए रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए वहाँ एक विशाल क्यूई संग्रहण सरणी होनी चाहिए जिसका उपयोग आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। मेरा अनुमान है कि यह क्यूई संग्रहण सरणी बाहर के हर पेड़ से जुड़ी हुई है। किन यून ने कोई बेतुका अनुमान नहीं लगाया क्योंकि वह यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा से पौधों के सार को महसूस कर सकता था। कियाओ रुइवन आत्मा लेखन में पारंगत नहीं थी। उसने पूछा, जियाओ यून, लगता है तुम्हें संरचनाओं के बारे में काफी कुछ पता है। किन यून हल्के से मुस्कुराया, दादी कियाओ, मैं एक शुरुआती स्तर का शिलालेख मास्टर हूँ। कियाओ रुइवन आश्चर्यचकित हुई और उत्साहित होकर पूछा, सचमुच? ये तो बहुत बढ़िया है। शायद मैं फिर से दिन का उजाला देख सकूं। क्यू गैदरिंग ग्रेट फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ी खामी है। जब यह फॉर्मेशन को ऊर्जा प्रदान करता है तो बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा भूमिगत महल में प्रवाहित होती है। किन यून ने तेजी से चलते हुए कहा। कियाओ रुइवन के नेतृत्व में वह सबसे बड़े अष्टकोणीय पत्थर के कक्ष में पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे कम है। यही अवरोध की कमजोरी भी है। तो फिर 32 वर्गाकार पत्थर के कक्षों और 72 गोलाकार पत्थर के कक्षों का क्या उपयोग है? किन यून ने कहा, वे पत्थर के कमरे विशाल ईंटों से बने थे जो आत्मा के पत्थरों से बनी थीं। बाहर आत्मा के निशान उकेरे गए थे। 32 वर्गाकार पत्थर के कमरे काफी बड़े हैं और उनमें से प्रत्येक पर आत्मा की ऊर्जा एकत्र करने के लिए एक संरचना उकेरी गई है।
72 गोल पत्थर के कमरे संरचना की शक्ति को मुक्त करने और पूरे भूमिगत महल को घेरने के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे बड़े अष्टकोणीय पत्थर के कमरे का प्रभाव संतुलित होता है। इसका उपयोग ऊर्जा और संरचना के संचालन को संतुलित करने के लिए किया जाता है। जब तक आप इस स्थान को नष्ट करते हैं तब तक आप संरचना को तोड़ सकते हैं। कियाओ रुइवन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने हर पत्थर के कमरे पर हमला किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पत्थर की इमारत न सिर्फ बहुत मजबूत है बल्कि ऊर्जा भी सोख सकती है। किन यून ने विशालकाय राजा आत्मा हथौड़ा निकाला और 6 शैली फोर्जिंग ड्रैगन का उपयोग करके इसे दीवार पर पटक दिया। अजीब बात ये थी कि जब उसका हथौड़ा दीवार पर लगा तो उससे कोई वायु तरंग या ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित हो गई। बस ये देखने के बाद कियाओ रुइवन ने आह भरी, चाहे आप कितनी भी शक्ति का उपयोग करें, ये हमेशा अवशोषित हो जाएगी। किन यून जमीन पर बैठ गया और बोला, जिस रास्ते से मैं नीचे आया हूँ उसे भी एक अवरोधक से बंद कर देना चाहिए। लगता है ये काफी परेशानी भरा है। कियाओ रुइवन ने कहा, जियाओ यून, चिंता मत करो, भविष्य में हमारे पास समय होगा। चूंकि तुम एक शिलालेख गुरु हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरी आत्मा शोधन तकनीक सीखो। दादी कियाओ, क्या आप सचमुच मुझे आत्मा शोधन तकनीक सिखाने जा रही हैं? किन यून सुखद आश्चर्य के भाव के साथ अचानक उठ खड़ा हुआ। कियाओ रुइवन मुस्कुराई और उसके सिर को सहलाया। जाहिर है मेरे कोई वंशज नहीं है, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे बच्चे और एक शिलालेख गुरु हो, इसलिए तुम सबसे अच्छे उम्मीदवार हो और ये दादी तुम्हें अभी सिखाएंगी। किन यून ने उत्सुकता से पूछा, दादी, आपको आत्मा शोधन तकनीक किसने सिखाई? क्या ये सचमुच राक्षसी कला है? मेरी आत्मा शोधन क्षमताएं मार्शल किंग लैन जियाओ द्वारा छोड़ दी गई थीं। मुझे ये गलती से मिल गईं। यह एक बुरी तकनीक कैसे हो सकती है? कियाओ रुइवन मुस्कुराई। दादी, मुझे यकीन है कि आपने बहुत दिनों से यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं खाया होगा। मेरे पास यहाँ खाना है। जब किन यून ने इस घटना के बारे में सोचा तो उसने तुरंत कई ताज़े फल, तरह तरह के खाने की चीजें और राक्षस जानवर का मांस निकाला। हालांकि कियाओ रुइवन सैकड़ों साल जी चुकी थी, फिर भी वह बहुत ऊर्जावान थी। वह 50 या 60 साल की लगती थी। हालांकि उसके सफेद बाल और सफेद भौहें उसे बहुत बूढ़ी दिखाती थीं, और क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं था, वह बहुत अकेली थी और भी बूढ़ी लग रही थी। शुक्रिया जियाओ यून। कियाओ रुइवन बहुत खुश थी। खाते हुए वह मुस्कुराती रही। सत्ता के संघर्ष के कारण किन यून को चोटें लगी थीं। उसका भी कियाओ रुइवन जैसा ही अनुभव था। यही वजह थी कि वे एक दूसरे को इतनी जल्दी पहचान पाए। भोजन करते समय कियाओ रुइवन ने आत्मा शोधन तकनीक सिखाना शुरू कर दिया। ये सुनकर किन यून मन ही मन घबरा गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आत्मा शोधन तकनीक का असली शक्तिशाली पहलू मार्शल स्पिरिट में शिलालेखों का शोधन करना था। इससे मार्शल स्पिरिट और भी मजबूत हो जाती थी। कियाओ रुइवन को शिलालेखों का उपयोग करना नहीं आता था, इसलिए वह केवल अपनी मार्शल स्पिरिट्स को ही मिला सकती थी। फिर भी उसने जिन मार्शल स्पिरिट्स को परिष्कृत किया था वे बहुत शक्तिशाली थीं। यहाँ कोई योद्धा आत्माएं या पशु आत्माएं नहीं थीं, इसलिए किन यून उनका उपयोग शुद्धिकरण के अभ्यास के लिए नहीं कर सका। वह केवल कियाओ रुइवन द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही नोट कर सका। ऐसे कई क्षेत्र थे जो उसे भी समझ नहीं आए। कुछ दिनों बाद किन यून ने पूरी आत्मा शोधन तकनीक पूरी तरह से याद कर ली। कियाओ रुइवन ने कई दिन और रात इसे बार बार दोहराया था। इसे याद न करना मुश्किल था। जियाओ यून, अगर हम बाहर निकल सकें तो मैं तुम्हें सोल गाइडिंग स्टार पीक पर ले जाऊंगा। कियाओ रुइवन एक रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। किन यून ने इसे अपने स्टोरेज स्पेस में लकड़ी से बनाया था। किन यून ने अपनी रॉकिंग चेयर हिलाई और अचानक रुक गया। उसे बहुत दिलचस्पी हुई और उसने पूछा, सोल गाइडिंग स्टार पीक, ये कैसी जगह है? कियाओ रुइवन ने कहा, यह मार्शल किंग लैन जियाओ द्वारा निर्मित एक रहस्यमयी जगह है। इस पर्वत की चोटी पर एक विशाल संरचना है। जब तक हम इस विशाल संरचना को सक्रिय करते हैं, हम स्टार मार्शल स्पिरिट्स को आकर्षित कर सकते हैं। भले ही स्टार मार्शल स्पिरिट उनमें से सबसे कमजोर हो, फिर भी उसे प्राप्त करना संभव है। आपकी अग्नि मार्शल स्पिरिट गहरी नींद में सो रही है और केवल स्टार मार्शल स्पिरिट के साथ विलय करके ही आप उसे जगा पाएंगे। आत्मा मार्गदर्शक तारा शिखर कहाँ है? ये सुनकर किन यून घबरा गया। उसने चाहा कि वह इस शापित जगह को तुरंत छोड़ दे। क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में ठीक उत्तर की ओर, वहाँ आकाश में एक डार्क नॉर्थ तारा है, और हाँ, वहाँ कई पर्वत चोटियाँ भी हैं। अगर आप उन्हें बाहर से देखें तो सोल गाइडिंग स्टार पीक बाकी पर्वत चोटियों से अलग नहीं है। सोल गाइडिंग स्टार पीक के पास एक दलदल है। जब तक हम उस दलदल को देखते रहेंगे, जब डार्क नॉर्थ स्टार दिखाई देगा तब तक हमें पता चल जाएगा कि वह कौन सा दलदल है। किन यून ने इसे नोट कर लिया। उसे यकीन नहीं था कि वह कब पहुंचेगा। जियाओ यून, लगता है तुम्हें बाहर निकलने की जल्दी है। तुमने कहा था कि बाहर तुम्हारे कई दुश्मन हैं, क्या तुम्हें पहले छिप नहीं जाना चाहिए? क्या हुआ? कियाओ रुइवन ने पूछा। किन यून ने कहा, एक बात की वजह से। जब मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ ने मेरे और तियान जियाओ साम्राज्य की राजकुमारी के बीच शादी तय कर दी थी। मेरे जाने के बाद तियान जियाओ साम्राज्य ने इस राजकुमारी का नए युवराज से पुनर्विवाह करने का फैसला किया। सगाई समारोह लगभग 2-3 महीने में होगा। कियाओ रुइवन ने धीरे से सिर हिलाया। तो बात यही है, तुम्हें सचमुच जाना चाहिए। आखिरकार ये शादी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ही तो की है। तुम्हें उस राजकुमारी को वापस छीन लेना चाहिए। किन यून ने अपना सिर खुजाया और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उसे वापस छीनना चाहता हूँ। कियाओ रुइवन ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये राजकुमारी तुम्हें नापसंद करती है? तो हमें इसे छीनकर सबक सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है।
किन यूं समझ सकता था कि जियाओ युएलिन के मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। हालांकि बाहरी दुनिया में यह अफवाह थी कि जियाओ युएलिन उससे बहुत नफरत करती थी। ये भी कहा जा सकता है कि चूंकि उसकी सगाई बचपन से ही हो चुकी थी, इसलिए उसका व्यक्तित्व बेहद ठंडा और बेरहम हो गया था। कई लोगों को लगा कि किन यूं जियाओ युएलिन के जीवन पर एक कलंक था। उन सबका मानना था कि जियाओ युएलिन उसे मारना चाहती थी। समस्या यह है कि हम अभी बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप बाहर निकल सकते हैं तो तुरंत सोल गाइडिंग स्टार पीक पर जाएं और किसी स्टार मार्शल स्पिरिट के साथ विलय कर लें। इससे आपकी ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा और आप 7वें स्तर के मार्शल बॉडी में भी प्रवेश कर पाएंगे। क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं है? किन यून बहुत उदास महसूस कर रहा था और पत्थर के कक्ष में आगे पीछे घूम रहा था और कोई उपाय सोचने की कोशिश कर रहा था। कियाओ रुइवन ने असहाय महसूस किया और कहा, केवल तभी जब हम बाधा के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा का उपभोग करेंगे तभी हम ऐसा करने में सक्षम होंगे। किन यूं दंग रह गया और ध्यान से सोचने के बाद उसने खुशी से कहा, हाँ, यह अवरोध द्वारा आवश्यक ऊर्जा का उपभोग करने के लिए पर्याप्त है। यदि हम अवरोध द्वारा आवश्यक ऊर्जा चुरा लेते हैं तो हम भूमिगत महल में असंतुलन पैदा करके बाहर निकलने का अवसर पा सकते हैं। वह जल्दी से सबसे बड़े अष्टकोणीय पत्थर के कक्ष की ओर गया। ये पत्थर का कमरा दर्जनों मीटर चौड़ा और अत्यंत विशाल था। जैसे ही किन यून वहां पहुंचा, उसने कई पत्थर की पटियाएं निकाली और उन्हें जमीन पर बिछा दिया। ये पत्थर की पटियाएं 9 यांग आत्मा अभिसरण समूह का हिस्सा थीं। वह इनका इस्तेमाल संरचना की ऊर्जा को दूर करने के लिए करना चाहता था। कियाओ रुइवन ने संदेह से पूछा, जियाओ यूं, यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे पतली है, क्या ये प्रभावी होगी? किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, ये केंद्र है। यह वह स्थान है जो ऊर्जा के व्यवस्थित प्रवाह को नियंत्रित करता है। जब तक अराजकता बनी रहेगी, हमें यहाँ से निकलने का मौका मिलता रहेगा। वह इतने वर्षों से यहाँ बंद थी, वह लगभग निराश हो चुकी थी और अब उसके अंदर आशा की एक नई चिंगारी जगी थी। किन यून ने 9 यांग आत्मा अभिसरण व्यूह की स्थापना करने के बाद व्यूह के उद्घाटन को नियंत्रित किया। फिर वह व्यूह के शीर्ष पर खड़ा हुआ और मानसिक ऊर्जा मुक्त की, जिससे उसे 9 यांग ऊर्जा का अधिक स्पष्ट रूप से बोध हुआ। 9 यांग आत्मा अभिसरण सरणी द्वारा अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा की विशाल मात्रा को पूरी तरह से संरचना में डाला गया था, जिससे अंदर की ऊर्जा को फिर से भर दिया गया और उसके शरीर को शांत करने के लिए इसकी एक बड़ी मात्रा को अवशोषित किया गया। कुछ घंटों बाद अवरोध धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। जब कियाओ रुइवन दीवार से टकराता तो दीवार जोर से कांप उठती। इसका मतलब था कि दीवार बुरी तरह प्रभावित हो गई थी और अब पहले जैसी ऊर्जा अवशोषित नहीं कर पा रही थी। ये तो कमाल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पत्थर की दीवार तोड़ दूंगी। कियाओ रुइवन बेहद उत्साहित थी। वह अपनी मार्शल दाव क्षेत्र की शक्ति का इस्तेमाल दीवार पर बेतहाशा प्रहार करने में लगी रही। किन यून को आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के लिए केवल 9 यांग आत्मा अभिसरण सरणी को गंभीरता से नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। उसे मुहर की संरचना को नष्ट करना था और अवरोध की शक्ति को कमजोर करना था। कियाओ रुइवन के पत्थर की दीवार से टकराने की आवाज तेज होती जा रही थी। यह विशाल अष्टकोणीय पत्थर का कमरा भी जोर से हिल रहा था, मानो किसी भी समय ढह जाएगा। दादी कियाओ, आपको सावधान रहना होगा। अगर अवरोध टूटा तो एक अत्याचारी ऊर्जा जरूर बाहर निकलेगी। आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। किन यून ने जल्दी से उन्हें चेतावनी दी। मैं ध्यान दूंगी। कियाओ रुइवन के बोलने के बाद उसने पत्थर की दीवार की ओर जोर से हथेली फेंकी। धमाका! पत्थर का कक्ष बुरी तरह हिलने लगा और ठोस पत्थर की दीवार अंततः टूटकर खुल गई। यहाँ कैद रहने के बाद आखिरकार वह फिर से दिन का उजाला देख पाए। वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाए।